आप इस फील्ड में आए क्यों? मैं जुड़ा योग से, और योग करते करते मेडिटेशन से जुड़ा, मेडिटेशन करते करते मैं एनर्जी हीलिंग से जुड़ा। आप दो जनरेशन में क्या गैप देखते हैं? नई जनरेशन कहती हम सही हैं, पुरानी जनरेशन कहती हमने जो किया तुमने क्या देखा है। मैंने जो अपनी लाइफ में किया है वही सबसे अच्छा है। वुमेन के पर्सपेक्टिव से आप इस जनरेशन गैप को कैसे देखती हैं? क्या वो सोच रखना चाहेंगे कि मैंने ऐसा झेला था अब मेरी बहू झेलना चाहिए, या आपको वो सोच होनी चाहिए कि मैंने तो कर लिया, मेरी वो सिचुएशन थी, मेरे आने वाले बच्चों को मैं इतना बर्डन नहीं दूंगी, मैं फ्रीडम देने की कोशिश करूंगी। फोन के यूसेज की वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग वगैरह 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 सच में हो रही है। एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको बहुत ही सीक्रेट बात शेयर करनी हो, लोगों को 5 लोग भी नहीं मिलते। आपके पेरेंट्स ही आपका साथ देंगे या फिर आपका जो लाइफ पार्टनर है। पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज्यादा हाई इनकम वाला बनाना चाहते हैं। पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैसे से रिश्ते आएंगे, पैसे से संबंध बनेंगे, पैसे से बिजनेस बनता है, पैसे से जॉब भी अच्छी मिल जाती है, और पैसे में सब कुछ होता है, सब कुछ पैसे के अराउंड है। इसके बिना हम लाइफ जी नहीं सकते। 20 से 30 वाला फेज होता है उन लोगों के लिए कि वो जनरेशन अपने मैरिज डिसीजन सही से ले सके, अपने कैरियर प्लानिंग सही से कर सके। एक कॉमन क्वेश्चन है कि लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो एक ही चीज बोलेगा, सक्सेस। मुझे सक्सेस चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। ये आज की जनरेशन का पॉइंट है कि मुझे कैसे भी पैसा कमाना है, सफल होना है, लोग मुझे जाने समझे, रिकॉग्निशन होना चाहिए, नेक्स्ट सेलिब्रिटी। हेलो दोस्तों, मैं अजय शेखावत एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज का पॉडकास्ट मैं फिर से वही कहूंगा कि हर बार की तरह कुछ यूनिक लेकर आए हैं आप सबके लिए। ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप सबसे एक सवाल, अगर मन से सवाल का जवाब देने की इच्छा हो तो पॉडकास्ट को यहीं पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना उस बात का जवाब जो मैं अब आपसे पूछने वाला हूं। लाइफ में लास्ट टाइम आप बिल्कुल दिमाग को खाली करके, या मैं कहूं कि बिना किसी टेंशन के, मोबाइल बंद करके, बिना किसी अपने फ्यूचर के बारे में सोचे, बिना अपने कैरियर की टेंशन लिए, अपने माँ बाप, शादीशुदा हो तो अपनी बीवी की टेंशन के बिना, अगर आप वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड की टेंशन लिए बिना, अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों की टेंशन लिए बिना, आप लास्ट टाइम कब रहे थे, कब सोए थे, कितने दिनों के लिए ऐसा रह पाए थे? इसका जवाब मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर ढूंढूंगा। अगर आप लोगों ने वो पल बिताए थे तो वो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में, है ना, रिवाइटल का ऐड जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये बात सच है, आजकल की भागती दौड़ती इस ज़िंदगी में इस तरह का एक ब्रेक हर इंसान डिजर्व करता है। लेकिन क्या वो इस तरह का ब्रेक ले पाता है? ये उनकी लाइफस्टाइल पे, उनके मेंटोर्स के सिखाए हुए उन बातों को फॉलो करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इन सब मुद्दों के बारे में तो हम बात करेंगे, इनके रीजंस को भी हम डिकोड करेंगे। लेकिन उन सब से पहले आप ये एक सवाल और ले लो मेरे से कि जब हमारे पास आज फास्ट इंटरनेट है, क्विक डिलीवरी ऐप्स हैं, हर चीज़ को जल्दी जल्दी करने के लिए ऐप्स हैं, राइट? कहीं पे भी जाना है तो फ्लाइट टिकट्स बुक करनी हो, ट्रेन टिकट्स बुक करनी हो, कैब्स बुक करनी हो, खाना जल्दी मंगाना हो, सब कुछ हमारे पास है। बट उन सब के साथ में भी हमारे पास और ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए थी, जैसे एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, टेंशन और राम जाने क्या क्या। तो आज इन सारी चीज़ों के ऊपर मुझसे नहीं, उन एक्सपर्ट से हम ज्ञान लेंगे जो इसी फील्ड के इश्यूज को डिकोड करके सॉल्व करने में लगे हुए हैं फॉर मोर देन अ डिकेड नाउ। यस, आई रियली वांट टू वेलकम उन 2 स्पेशल हस्तियों को हमारे साथ जो योगत्व वेलनेस हीलिंग, जो एक पूरा का पूरा इनिशिएटिव, एक पूरा प्रोग्राम है, उनके फाउंडर्स के साथ में। तो हमारे साथ में है, आइए मेरे साथ उनका वेलकम कीजिए, युवराज सर का और देविका मैम का। तो सर मैम, आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है कि आप हमारे स्टूडियो में आ जाए और एक ऐसे मुद्दे पे बात करने के लिए आए जो मुझे ऐसा लगता है कि लोग शायद इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उनके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उसमें इन सारे फैक्टर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा ही होगा। तो पहले तो एक बार आप लोग अपने मन से आप बताइए कि आप इस फील्ड में आए क्यों? देखिए, लास्ट 10 ईयर्स की पुरानी बात है। हम भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, जिस तरीके से आपने बताया कि अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, एक लाइफ को जीते रहते हैं, एक पैटर्न है, एक लाइफस्टाइल को, एक हमारा डेली रूटीन है, उसको फॉलो करते रहते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, एक पीसफुलनेस जो हम कहते हैं कि एक लाइफ में होनी चाहिए, एक खुशी जो एक आपको अंदर से मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। और ये जो मिसिंग फैक्टर था, इसने मुझे अंदर से ऐसा फील कराया कि कोई समय ऐसा होना चाहिए जहाँ हम अपने आप को काम कर सकें। तो धीरे धीरे मैं जुड़ा योग से, और योग करते करते मेडिटेशन से जुड़ा, मेडिटेशन करते करते मैं एनर्जी हीलिंग से जुड़ा। मुझे ऊर्जाओं का ज्ञान हुआ, ऊर्जाओं का अनुभव हुआ। ऊर्जा से जब मैं जुड़ा तो वास्तव में पता चला कि ये पूरा संसार ही ऊर्जाओं से बना हुआ है। तो अगर हम कहें कि अगर हमारी ऊर्जा कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती है तो
तो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि ऐसा क्या है कि मैं खुश नहीं हूँ, ऐसा क्या है कि मैं रुक नहीं पा रहा, ऐसा क्या है कि मुझे अंदर से शांति नहीं मिल रही है। तो इस बारे में विचार खोजते खोजते मैं इस लाइन में आ गया और वास्तव में मुझे पता चला कि खाली मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों को रोज़ फेस करते हैं। और वहीं से मुझे लगा कि बिल्कुल मैं इस चीज़ को पा चुका, कहीं ना कहीं एक कामनेस मेरे अंदर है, कहीं ना कहीं एक ध्यान की विधियों को जानने के बाद मुझे पता चला कि हम अपने आप को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ग्राउंडेड कैसे कर सकते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों ने मुझे एक संतुष्टि दी और मुझे लगता है शायद हमारे दर्शक भी जो हैं वो सब यही चाहते हैं कि एक संतुष्टि उनको मिले, एक ठहराव मिले। और ऐसे करते करते ये जर्नी पिछले लास्ट 10 ईयर से चलती आ रही है और हम लोगों की सेवा में लग रहे हैं सर। नहीं, बिल्कुल सर। एक मतलब एक डायलॉग है जो मैं कई बार सुनता हूँ। मेरे पापा का बिजनेस है और मेरे पापा कई बार मजाक मजाक में, कई बार कस्टमर बैठे होते हैं, कोई उनसे मिलने आया हुआ होता है, फिर हम किसी और बिजनेस वाले के जाते हैं तो वहाँ पे मजाक मजाक में सही हमें दूर से लगता है यार इतने बड़े बिजनेस वाले हैं, पता नहीं कितना ही कमाते होंगे, पता नहीं क्या क्या है, कितने करोड़ों के उनका काम होता होगा। लेकिन बाद में डायलॉग मारते हैं, यार जहर खान का ही पिस्सा को नहीं। अब राजस्थान मारवाड़ी में बात बोल देते हैं भाई, जिस इंसान के पास में इतने बड़े शोरूम्स हैं, इतना बड़ा बिजनेस है, वो ये सब बातें बोल देता है, तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है वो मिसिंग तो है। ये तो मैं भी मानता हूँ, जिस इंसान के पास इतना बड़ा बिजनेस है वो ऐसी बातें वरना क्यों करेगा। और हर बार अगर वो बंदा बोलता है तो मतलब मजाक तो नहीं है, राइट। लेकिन अगला सवाल है, अब समझ लो कि एक जो चीज़ और मैं आपसे समझना चाहता हूँ वो ये है कि आप दो जनरेशन में क्या गैप देखते हैं। एक वो जनरेशन मतलब अपने फादर वाली जनरेशन ले लेते हैं, और एक आज की जनरेशन जो अभी मतलब टीनेजर्स हैं, इनके बीच में करीब करीब नहीं भी तो 50-1 साल का गैप होगा। तो इन दो जनरेशन के बीच में आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि आखिर में इन 50 साल में क्या बदल गया हमारे यहाँ? देखिए, बदलाव तो एक संसार का नियम है, परिवर्तन चलता रहेगा, जनरेशन आती रहेगी। नई जनरेशन कहती हम सही हैं, पुरानी जनरेशन कहती हमने जो किया तुमने क्या देखा है। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो अनुभव है, उसकी वैल्यू है। तो हम ये नहीं कह सकते कि खाली मेरा ही एक्सपीरियंस सबसे अच्छा है और मैंने जो अपनी लाइफ में किया है वही सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारा एक दम आता है कि हमने करके देखा। पर आने वाली जनरेशन जो अभी चल रही है, जैसे हम बोलते हैं जेन ज़ी है, अल्फ़ा है और बहुत सारे अलग अलग नाम है जिनको कैटेगराइज कर दिया, बट उनका सोचना क्या है और हमारा जो पहले के टाइम पे हमने जो अपना जीवन जिया है, जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारी नॉलेज है, उसके बारे में हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम तो करके देख चुके। तो ये जो एक दम्भ की भावना है कि हमने करके देख लिया, इनको क्या पता, ये तो छोटे हैं, ये तो बच्चे हैं। तो ये दम्भ की भावना जहाँ हम थोड़ा सा कम करेंगे तो शायद हम कहीं ना कहीं एक ब्रिज, एक गैप को फिल कर पाएंगे। क्योंकि हम अभी जब इस ज़माने की बात करते हैं तो हमारे बच्चों में एक चीज़ हम देखते हैं कि उनके अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। एक तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिज्ञासा जिसको हम कहते हैं कि हर चीज़ को जान लेने की और हर चीज़ को पा लेने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है। और डर नहीं है, किसी भी और चीज डर को नहीं है। एक्सप्लोर करने का डर नहीं है। करेक्ट। तो- ये तो हम देख रहे हैं, जी मतलब इतना बड़ा जेंजी आंदोलन कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अभी बिल्कुल, हम currently- छोटी छोटी डेली रूटीन में ही छोटी छोटी चीजें देखते हैं, गैजेट्स। हम जब छोटे थे तो हमें डर लगता था, नया फोन आया था तो उसे यूज करने में डर लगता था, पता नहीं क्या हो जाएगा। और आज Correct. बच्चे छोटे छोटे से हैं, कुछ भी दबा देते और कुछ नया ही निकल के आता है, फिर वे बताते कि ये मैंने ऐसे एक्सप्लोर किया, तो वो हमारे काम का भी निकलता है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सही है कि एक्सप्लोर करना, जिज्ञासा के वश में आकर के और उसको अनुभव कर लेना, ये आज के ज़माने के बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा है। जो हमारे ज़माने यानी कि पुरानी जेंजी की बात से पहले वाले जो लोग थे उनकी बात करें तो उनमें इतनी जिज्ञासा नहीं होती थी, उनमें इतना ज़्यादा डेयरिंगनेस नहीं होती थी, लेकिन वो पेशेंस लेवल पे अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं पेशेंस कम लगता है। डिफरेंस तो वैसे हम कहेंगे टाइम का तो है ही, लेकिन टाइम हमेशा एक वो गतिमान रहता है, तो हमें भी उसके साथ साथ, उस टाइम के साथ हमें भी अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। ज़माने के साथ में अपनी सोच को भी प्रोग्रेस देनी चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। और नहीं तो क्या है कि वो एक जनरेशन गैप ही रह जाता है। उस गैप को हम फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गैप हमेशा, आज तक सुनते हैं कि गैप, लेकिन इस गैप को फिल किया जा सकता है, हम भी आगे बढ़ें उनके साथ साथ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत रियल लाइफ एग्जांपल है। जैसे अभी मेरी शादी को तो कुछ साल हो चुके हैं, लेकिन परिवार में कज़न्स होते हैं, उनकी शादी अब हुई है हाल में, 1.5 साल पहले। और उनके परिवारों में या जब हम कज़न्स बैठते हैं तो एक डिस्कशन बहुत आम होता है कि यार शादी से पहले तो मम्मी कह रही थी कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, बेटियाँ बना के रखूँगी, ये वो। अब हम वीकेंड पे लेट उठते हैं तो मम्मी जो है मेरे को तो नहीं बोलती, और ना ही मेरे सामने मेरी वाइफ को कुछ बोलती है, अलग से किचन में बोलती है, बेटा वो तो बेवकूफ़ है, तू तो सुबह जल्दी उठ जाया कर।
तो वो मेरी वाइफ मुझे आगे बोलती है कि यार बताओ, जब अपन दोनों गए घूमने साथ तो थके भी बराबर ही होंगे, बिल्कुल और रात को सोए लेट है तो उठेंगे भी लेट। तो जब घर में मुझे सुबह उठ के ऑलरेडी मेड है, खाना उसको ही बनाना है, तो फिर मम्मी की एक्सपेक्टेशन मुझसे क्यों कि मैं जल्दी उठूँ और तुम लेट तक सो। तो ये जो जनरेशन गैप है, इसके अंदर मतलब मैं इसको जोड़ना कहाँ चाहता हूँ उस एंग्जाइटी से कि धीरे धीरे जब छोटी छोटी चीज़ें जुड़ती होंगी तो परिवार में ये इश्यूज बढ़ते होंगे। तो आपके पास भी क्या इस तरह के जो आपके रिट्रीट्स है उसमें क्या इस तरह के कपल्स या इस तरह की फैमिलीज आती हैं जो आपके इस वेलनेस वाले जो अपने प्रोग्राम है इनसे जुड़ते हैं, आपके अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं इस तरह की? बिल्कुल करते हैं। और मेन मुद्दा यही होता है कि मैं किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को किस तरीके से अपने नियंत्रण में लूँ। देखिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी के मन में एक थॉट जरूर रहता है, हमें अपनी लाइफ के अंदर कंट्रोल चाहिए। चाहे आप मुंह से बोलें चाहे ना बोलें, आपके बैकग्राउंड में आपका माइंड ये कहता है कि मुझे नियंत्रण चाहिए। और पहला नियंत्रण हम वहीं लूज़ कर देते हैं जब हमारा खुद का डेली रूटीन ही हमारे नियंत्रण में नहीं होता। देखिए, शुरुआत वहीं छोटी छोटी चीज़ों से होती है। आप रोज़ अलार्म लगाते हैं 6 बजे का और आप उठते हैं 6:30 बजे, और 6 से 6:30 के बीच में आपने 3 अलार्म सेट कर रखे हैं और तीनों को आप स्नूज कर देते हैं, आप रोक देते हैं। बिल्कुल। तो ये कौन है जो रोक रहा है? अंदर से कौन है वो जो रोक रहा है? क्या आप वो हैं? आप ही हैं, क्योंकि आपने ही वो अलार्म लगाया था। आपको ही उठना है, आपको ही नियंत्रण लेना है, लेकिन नियंत्रण नहीं मिल रहा तो आप खुद से नाखुश हैं। तो जब व्यक्ति खुद से नाखुश होता है तो नियंत्रण किसी और पे पाने की चेष्टा करता है। ये उसके मन का भाव है कि मेरे जीवन में, मेरे रूटीन में तो नियंत्रण आ नहीं रहा, तो मैं किसी और को अपने नियंत्रण में कर लूँ। कोई मेरा कहना माने, कोई मेरी बात माने, कोई मेरी आज्ञा सुने। तो कहीं ना कहीं उस नियंत्रण के भाव का पोषण हम करते हैं कि यार कोई तो हो मेरे घर में जो मेरी बात को सुन लेगा, मेरी बात को मान लेगा, मेरे अधिकार को जान लेगा कि मैं आपके ऊपर नियंत्रण रखता हूँ। तो चाहे आप माता पिता के रोल में हों, चाहे आप बच्चों के रोल में हों, चाहे आपके भी बच्चे हों, क्योंकि जनरेशन साथ रहती हैं, तो संयुक्त परिवार में हर किसी को अपना एक नियंत्रण चाहिए। और ये नियंत्रण कब आता है? जब आप खुद अपने जीवन का नियंत्रण खुद लेते हो और अगले को भी स्पेस देते हो कि आप भी अपना नियंत्रण रखिए। जब मैं समय से सो सकता हूँ, मेरे जीवन का अपना एक रूटीन है, और किसी जैसे मेरे मान लीजिए मैं एक पिता हूँ तो मेरे बच्चे का रूटीन अलग होगा, तो वो अपने जीवन अपने रूटीन के हिसाब से जी रहा है, तो मैं नहीं होता कि उसके जीवन को नियंत्रित करूँ। मैं अपने जीवन को नियंत्रित करके आत्मसंतुष्टि पे जा रहा हूँ, तो ये मेरी लाइफस्टाइल है, तो उसे भी करने देना चाहिए। ये भाव जब हम ये सोचते हैं ना कि लाइफ सबकी अपनी अलग अलग है, लेट देम लिव देयर लाइफ, तभी आप इंजॉय कर पाएंगे, अपने जीवन का भी इंजॉयमेंट ले पाएंगे और अपने साथ अपने परिवार के लोगों को भी वो स्पेस दे पाएंगे जहाँ पे वो भी अपना नियंत्रण अपने जीवन में ले पाएं। बिल्कुल। तो ये जो एक दूसरे की भावना है, नियंत्रण देने की, नियंत्रण लेने की और एक दूसरे के सम्मान करने की, यही हम सिखाते हैं। यही हमारे उस रिट्रीट में कहा जाता है कि आपका जीवन आपका है, आपका समय आपका है, आपका निर्णय आपका है, तो आपका नियंत्रण भी आपका ही होना चाहिए, किसी दूसरे पे क्यों? क्या वो नहीं जानते कि अब उनकी लाइफ में क्या वैल्यू है जल्दी उठने की, या फिर उस पूरे डेली रूटीन को किस तरह से वो मैनेज करें? दे नो वेरी वेल, तो लेट देम डू इट। जब किसी को हम अधिकार देते हैं कि आपका स्पेस है, आपका टाइम है, आपका नियंत्रण है, डिसीजन लीजिए, तो वो फ्रीडम महसूस करता है, वो बंधा हुआ महसूस नहीं करता। अब बांध के परिवार को नहीं बांध सकते, जबरदस्ती नहीं, प्यार से, जगह दे के, स्पेस दे के, सुन के। तो सबसे बड़ी बात क्या है? नियंत्रण लेना और किसी को नियंत्रण लेने की आज़ादी देना कि तुम अपने जीवन का नियंत्रण खुद लो। तो ये जो एक दूसरे के नियंत्रण को पाने की इच्छा है, उसकी जगह कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि मैं अपने जीवन पर नियंत्रण रखूँ, मैं अपनी भाषा पर नियंत्रण रखूँ, मैं अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखूँ, मैं आत्मसंतुलित हूँ, मैं आत्मसंयमित हूँ, तो मेरे जीवन में अपने आप ही संतुलन आ जाएगा। ओके। अब आप मतलब इसको कैसे देखते हैं? जैसे अब एक पुरानी बातों में बात होती है कि हमारे पापा लोग कहते हैं, अरे यार तुम तो हमारी बात ही नहीं समझते हो, हमारे सामने इतना लेटते सोते हो। हमारे टाइम में तो हमारे पापा अगर हमें एक बार घूर भी देते थे तो हम डर जाते थे। और जो हमारी मम्मियाँ होती हैं वो बोलती हैं, हमारी तो मजाल नहीं थी जो हमारे सासू सामने ऐसे हो जाएं, और आज बहुओं को देखो ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो मतलब एक वुमेन के पर्सपेक्टिव से आप इस जनरेशन गैप को कैसे देखती हैं? देखिए, पहले का समय अलग था, उस समय वो बेटर था, उस समय उन सारे सिचुएशंस को उन लोगों ने एक्सेप्ट किया था और उसमें अपने आप को अडेप्ट किया था, ढाला था, और वो अपनी तरफ से बेस्ट करते थे। जब वो इतना कुछ करते थे तो क्या वो अपनी सास के लिए बुरे नहीं थे?
तब भी थे, तब भी सासुओं को, जब भी मदर इन लॉज को, उनके लिए शिकायतें थी, डेफिनेटली थी, और वो हमेशा रहेंगी। ये शिकायतें कब बंद होंगी? जब आपने तो उस समय उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाला, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करी, अपना बेस्ट किया। अब उस सिचुएशन से आपने क्या समझा? जो चीज़ें मैंने झेली, जो चीज़ें मैंने करी, कहीं ना कहीं आपके ऊपर बर्डन ही थी। मैं मानती हूँ पूरी तरह से, आपने चाहे कितनी चक्कियाँ पीसी होंगी, कितने ही घड़े उठाए होंगे, कितना सारे दिन रसोई में 12-15 लोगों के लिए खाना बनाया होगा, तो क्या आप खुश थे उस समय? नहीं थे। अगर आप उस समय खुश नहीं थे, तो आप अपनी आने वाली बहू के लिए आप क्या वो सोच रखना चाहेंगे कि मैंने ऐसा झेला था, अब मेरी बहू झेलना चाहिए? या आपको वो सोच होनी चाहिए कि मैंने तो कर लिया, मेरी वो सिचुएशन थी, मेरे आने वाले बच्चों को मैं इतना बर्डन नहीं दूंगी, मैं फ्रीडम देने की कोशिश करूंगी। तो सोच बदलना, सही जगह पॉजिटिव सोच आना ज़रूरी है। कई लोग ऐसे हैं, मेरे खुद के रिलेशन में हैं, मेरे जो रिलेटिव हैं, तो उनको मैंने देखा है, हमेशा सारे दिन वो किचन में रहती थी, उसके बाद में जब वो अपने कमरे में जाती तो बहुत कुछ सिलाई कढ़ाई बुनाई, रातों रात स्वेटर बना करके और अपने बच्चों को पहनाना, इवन परिवार के सब लोगों को पहनाना करना। लेकिन उनकी इतनी अच्छी सोच थी, उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी। उनकी इतनी अच्छी सोच थी, उन्होंने अपनी बहू को हमेशा ये सोच के रखा कि मैं इससे कुछ काम नहीं करवाऊंगी, ये फ्री है, अपना जॉब करे, अपना बिजनेस करे, मेरे बेटे के साथ में हाथ बटाए, मैं बच्चे को भी संभालूंगी। इतना फ्लारिश, इतनी अच्छी सोच के साथ उनका परिवार इतना फ्लारिश है, घर में नौकर चाकर, खाना बनाने वाले सब कोई हैं, लेकिन वो सबकी टेक केयर करती हैं। और इतना फ्रीली वो लोग, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है उन लोगों के अंदर। तो सोच अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके अंदर प्यार और बॉन्डिंग बनी रहे, जिससे आपके बच्चे आपके पास तो रह पाएँ। बिल्कुल। तो ये होना चाहिए। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि आपका ध्यान किस तरफ है? क्या आपका ध्यान उस तरफ है कि जो पीड़ा मैंने झेली है वही पीड़ा मैं आने वाली जनरेशन को भी दूंगा, तभी मुझे अंदर से आत्मसंतुष्टि आएगी कि ये क्यों नहीं कर रहे? आपको ध्यान उधर नहीं देना है, ध्यान उधर देना है कि मैंने तो जो ले लिया वो ले लिया, उस समय चला गया, पर मेरे बच्चों को अगर मैं वही चीज़ दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तो वो चीज़ में मेरा इनपुट क्या है, मेरा सहयोग क्या है? एक नई जनरेशन के साथ बॉन्डिंग करने में मेरा जनरेशन क्या खाली कोसने में है, क्या खाली काम देने में है, क्या सिर्फ अपेक्षाओं में है, आत्मसंतुष्टि में है? नहीं, आप उसके जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हो? तो ध्यान आपका वहाँ होना चाहिए कि मैं अपने जीवन में अपने परिवार के लिए और क्या करूँ कि उनका जीवन बेहतर हो। क्योंकि जनरेशन तो अलग अलग सुविधाएं देगी, अलग अलग सोच देगी, अलग अलग भाव देगी, पर मूल भावना एक है कि परिवार में एकत्व हो और प्रेम हो। आप जो लेना चाहते हैं वही देना पड़ेगा। आप प्रेम देंगे, विश्वास देंगे, तो आपको प्रेम और विश्वास सही बात है। वो कहते हैं ना कि अगर आप इज्जत पाना चाहते हो तो पहले इज्जत देना सीखो। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। और ये जो सवाल थे ना, जो मैंने पिछले 2-3 सवाल जो एक्चुअल में फैमिली इश्यूज पे पूछे, क्योंकि इतने पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, बहुत सारे हीलर्स के साथ में भी कर रहे हैं, फिर बहुत सारे रिलेशनशिप कोचेस के साथ में भी हमने पॉडकास्ट किए हैं, उन सब में हमने देखा है कि जो एक प्रॉब्लम आ रही है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम की रूट घर के अंदर ही थी। बिल्कुल। मतलब बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, जॉब्स अच्छी चल रही है, लेकिन जो आदमी घर लौट रहा है, या जो लड़की है जो जॉब कर रही है, जो घर लौट रही है, उसको घर लौटते वक्त मौत आ रही है कि यहाँ से मैं भी इतना सब कुछ करके अब घर जाऊंगी, पता नहीं क्या कांस होने वाली है या फिर क्या मैटर होने वाला है जिसकी वजह से घर के अंदर अशांति होगी। अच्छे अच्छे घर टूट रहे। जो आपने एक बात कही बहुत मुझे अच्छी लगी कि अगर उस माँ ने या उस पिता ने अपने उस बहू के साथ में उस तरह का व्यवहार किया होता जो उसको नहीं मिला, तो सोचो उसका परिवार कैसे फ्लोरिश करता और उसके बच्चे उसके साथ रह जाते। और आजकल माँ बाप तरस रहे हैं कि उनके बच्चे अपने साथ रह जाएं, और बच्चे एकदम बिल्कुल तलवार लेके खड़े हैं कि साथ नहीं रहेंगे। तो अपन कोचिंग की बात बाद में करते हैं। मैं आपके पहले विचार जानना चाहता था कि जब आप खुद अपने आप को कहते हैं कि भाई हम वो वेलनेस हम लोगों को प्रोवाइड करें एज ए सोल्यूशन, तो उससे पहले हमारे थॉट्स कैसे होने चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपके दोनों के थॉट्स ऐसे हैं कि मतलब जो ध्यान वाली बात थी और फोकस वाली बात थी, और आपका परिवार में बच्चे साथ में रह जाएं, तो मतलब जब इतने अच्छे थॉट्स के साथ में अगर हम कोई कोचिंग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उससे बेटर हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अपन ने उन विचारों के बारे में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली। अब अपन चलते हैं रियल इश्यूज़ की तरफ। तो अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब टीवीज़ हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी, और टीवी का रेवोल्यूशन मैं कहूँगा आया तब जब एकता कपूर मैम लेकर आई बहुत सारे सीरीज़, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की और पता नहीं कौन से। उन सब में एक चीज़ कॉमन थी, घर के अंदर या घर के बाहर कोई ना कोई एक षड्यंत्रकारी औरत है और वो पूरे घर के अंदर माहौल बनाए हुए है कि आज तो इसकी यहाँ से और उसकी वहाँ से कुछ तो करवा दूँ। और उस घर के बहुत सारे लोग कहते थे कि ये सब मत देखो, इससे घर के अंदर लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही है। अब वैसी ही बातें फ़ोन्स के लिए हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि बच्चों को फ़ोन से दूर रखो,
तुम भी फ़ोन का ओवर यूसेज मत करो, इस तरह का कंटेंट मत देखो। तो आप जब एक डिकेड ओल्ड इस तरह के इनिशिएटिव में हैं, आपके पास जितने भी तरह केसेस आते हैं, आपको उसमें क्या लगता है कि ये फ़ोन के इस ओवर यूसेज की वजह से या फ़ोन के यूसेज की वजह से एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग वगैरह 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 सच में हो रही है? बिल्कुल सही बात है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये मान लीजिए कि अगर चारों तरफ से किसी तरह से घिरे हुए हैं किसी चीज़ में, तो हम उससे बाहर तो नहीं निकल सकते, लेकिन उपाय कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि नेटवर्क जो है, इंटरनेट जो है, वो हमें जोड़ने का काम करता है। मोबाइल इसमें सबसे बड़ी सुविधा लेके आया, और मोबाइल में हम ये कह सकते हैं कि आज पूरी दुनिया की सुविधाएं हमारे मुट्ठी में कैद है। तो ये आपको क्या दे रहा है? ये आपको नियंत्रण दे रहा है। मैंने जैसे शुरू में कहा कि नियंत्रण लेने की इच्छा छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, बड़े बुजुर्ग तक, इस सभी उम्र के अलग अलग दौर में, अलग अलग समय पे सबकी इच्छा होती है कि नियंत्रण मेरे हाथ में हो। सही बात। तो यहाँ पे जब मोबाइल आप छोटे बच्चों को देते हैं, तो सबसे पहली शुरुआत तो आपने कर दी कि ले बेटा, आप ये यूज़ करो, आपका अपना यूज़ करो, मैं अपना खुद का यूज़ करूँगा। तो आपने शुरुआत तो उसको खुद ही कर दी कि भाई तुम तुम्हारा लो, मैं मेरा लेता हूँ। फिर दूसरा बच्चा है, वो भी डिमांड करेगा कि नहीं, मुझे मेरा अलग से दो, भैया या दीदी मुझे नहीं देते तो मैं अलग से लूँगा। आप उसकी भी डिमांड पूरी करते हो। फिर आप एक ही घर में हस्बैंड वाइफ मोबाइल अलग अलग यूज़ करते हैं। बच्चे दो हैं तो उनको भी आपने मोबाइल दिला दिया, बिना ये सोचे समझे कि एक्चुअली में क्या उस चीज़ के लिए वो तैयार हैं। क्योंकि डिमांड होना जायज़ है, डिमांड होगी, लेकिन सप्लाई करना आपके हाथ में है। कहीं ना कहीं आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं, और वो अपना नियंत्रण लेने की कोशिश में सिर्फ उसके अंदर जुड़ जाते हैं। क्यों? एक क्लिक कीजिए, कोई ना कोई वेबसाइट खुल जाएगी, एक क्लिक कीजिए एप्लीकेशन खुल जाएगी, कुछ ना कुछ आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। आपको गेम्स अवेलेबल हैं, मूवीज़ अवेलेबल हैं, आपको शोज़ अवेलेबल हैं, आपको जो देखना है वो देखेंगे। किससे? एक क्लिक से। एक आपने स्वाइप किया, एक टच पे, ये क्या दे रहा है उसको? बैक ऑफ माइंड में क्या दे रहा है? नियंत्रण। एक बार छुओ, कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल है मेरे हाथ में। मैं चाहे एक दिन में 20 रील देखूं, 100 रील देखूं, गेम खेलूं, कुछ भी खेलूं, क्या करना है? सिर्फ उंगलियां चलानी। दिस टच ऑफ फिंगर्स गिव यू आउट ऑफ कंट्रोल अंडरस्टैंडिंग कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा नियंत्रण इस स्क्रीन पे है और मैं जो मर्जी आए करूँगा। ये उसके मन में चलता है। तो कहीं ना कहीं जब उसके मन में ये चल रहा है कि मेरा नियंत्रण इस स्क्रीन और मोबाइल में है, तो मैं किसी की क्यों सुनूं? मुझे किसी की क्यों सुननी है? मुझे किसी से क्यों पूछना है कि मुझे कौन सा सीरियल देखना है, मुझे कौन सी रील देखनी है, मुझे कौन से वीडियोस देखने हैं, मुझे किसको सब्सक्राइब करना है? मैं नहीं पूछूंगा। वेब सीरीज देखनी है कौन सी वेब सीरीज देखनी है? तो आप अपने एज एन पेरेंट, आप अपने मोबाइल में बिजी हो, आपका यूज़ अलग है, उनका यूज़ अलग है। तो ये कौन निर्धारित करेगा? तो यहाँ कहीं ना कहीं एक मोबाइल का ओवर यूज़ की बात तो है ही, साथ में ओवर यूज़ ऑफ एनीथिंग, यू जस्ट नेम इट। किसी भी चीज़ का ओवर यूज़, एक्सेस यूज़ आपको दुष्परिणाम की तरफ लेके जाएगा। बिल्कुल। और ये ओवर यूज़ यहीं से शुरुआत हम कर देते हैं, बच्चों को सिखा देते हैं। क्यों क्या होता है? बच्चे कहने से नहीं सीखते, बताने से नहीं सीखते, करने से और डूइंग बाय एक्शन से सीखते हैं। तो इस चीज़ में जो मम्मी पापा कर रहे हैं वही बच्चा देख रहा है कि मम्मी पापा सिर्फ मोबाइल पे लगे रहते हैं, घर पे बैठे हैं पास तो भी मोबाइल पे रहते हैं, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी देखो मोबाइल में है। हमारे साथ तो खेल ही नहीं रहे, हमारे साथ तो टाइम स्पेंड कर ही नहीं रहे। तो मोबाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आप उनको क्या संदेश दे रहे हो? मोबाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो हम जी नहीं सकते। कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को जेस्चर से दिखा रहे हो। डूइंग बाय एक्शन, आपकी एक्टिविटीज से बच्चा सीख रहा है कि नहीं, एवरीथिंग इज इन मोबाइल, और मोबाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल। बिल्कुल। अगर बाथरूम में जा रहे हैं तो साथ लेके जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं तो बिल्कुल बगल में लेके सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो टेबल पे रखा हुआ है। ये सब बॉडीली भी हार्मफुल है। दूसरा, माइंड पर भी आपका इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आप क्या कंटेंट देख रहे हो आपको पता ही नहीं है। आप इतने छोटे हो या आप ऐसी एज में हो कि आपको नया नया सिर्फ एक्सप्लोर करना है, ये चल रहा है। तो ये पीयर प्रेशर भी होता है, तुमने वो देखा, वो सीरीज देखी, वो तो ऐसा, वो वैसा, तो भाई मैंने तो नहीं देखा, तो देखने बैठेंगे। चाहे वो किसी और के लिए ठीक है, पर तुम्हारे लिए वो ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए वो कंटेंट सही नहीं है, कुछ नेगेटिव है, कुछ भी है ना, हॉरर है। तो ये सब चीज़ें क्या आपको नेगेटिव तो इम्पैक्ट करती है आपके माइंड पर। आप वो सारी चीज़ें देख रहे हो, क्राइम्स देख रहे हो, हर इस तरीके की सीरीज़ में क्राइम तो आता ही आता है, अब्यूजिंग लैंग्वेज आती है, तो वो सब आप
वहाँ से सीख रहे हो डेली और फिर वो इम्प्लीमेंट करते हो आपके डेली लाइफ में, स्कूल में जा कर के। इवन मैंने तो कई बच्चों को देखा है, ऐसे भी केसेस हमारे पास में आए कि पेरेंट्स के ऊपर भी वो लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उनके कुछ भी कहने से, रोक लगाने से, कि वो उनके ऊपर अटैक भी कर देते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको उल्टी दिशा में लेके जा रहा है। गैजेट का, फ़ोन का राइट यूज़ होना चाहिए, तो वो कौन वॉच करेगा? वो पेरेंट्स वॉच करेंगे। उन्हें भी टाइम नहीं है, तो वो फिर वो सब रॉन्ग वे में जाकर शिकायत नहीं करनी चाहिए। इफ यू हैव अ कंप्लेंट देन यू शुड हैव अंडरस्टैंड कि मुझे फोकस कहाँ करना है, कहाँ बच्चा गलत जा रहा है, कहाँ मुझे चीज़ों को देखना है, कहाँ मुझे समझना है। क्योंकि लाइफ किसकी है? आपकी, आपके परिवार की, आपके बच्चों की। जिम्मेदारी किसकी? आपकी खुद की। तो हम किसी और को कहें कि सब यूज़ करते हैं, सब ऐसा कर रहे हैं, फिर हम बच्चों से शिकायत कर रहे हैं कि बच्चे ओवर यूज़ कर रहे हैं, बच्चे एडिक्टेड हो रहे हैं। तो हम समाज को देख के समाज को ही बातें बोल रहे हैं, पर आप एज एन पेरेंट क्या कर रहे हैं? एज एन अथॉरिटी आपको क्या करना चाहिए? आप कहीं ना कहीं उसके सोल्यूशन के लिए खोजना चाहते हैं, कुछ ढूंढना चाहते हैं कि ये एडिक्शन की तरफ जा रहा है, ये ट्रेंड जो है धीरे धीरे एडिक्शन की तरफ जा रहा है, तो क्या हम इसे रोक सकते हैं? क्या इसका कोई उपाय है? क्या इसका कोई सोल्यूशन है? या ऐसे ही चलता रहेगा? करेक्ट। अगर आप लाइफ में ऐसे ही चलाना चाहते हैं, नोबडी विल स्टॉप यू। सही बात है। नहीं, इससे आपकी इस पूरे बातों से मुझे दो चीज़ कहते हैं ना, कई बार कहावतें याद आती है। जब आप कोई कहानी सुनते हैं तो एक कहावत याद आती है जिसके पीछे शायद पूरी कहानी बनी हो। एक तो आपने कहा कि एक्सेस तो किसी भी चीज़ का खराब है, तो अति सर्वत्र वर्ज्यते, हम सब ने सुना है, राइट। तो अब मतलब आगे मैं पेरेंटिंग पे एक सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सोशल मीडिया के इम्पैक्ट के बारे में और उससे जुड़े हुए कई बार अपन ने सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें देखी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके थाउजेंड्स या मतलब लैक्स में या मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। और चलो अपन उतने बड़ों की बात नहीं भी करें, अपन नॉर्मल इंसानों की बात करें। आज की डेट में अगर हम फ़ोन 10-15 साल से यूज़ कर रहे हैं तो हमारे फ़ोन में 1000-2000 लोगों के नंबर होंगे। लेकिन जब मुसीबत आती है, या मैं कहूँ कि एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको बहुत ही सीक्रेट बात शेयर करनी हो, लोगों को 5 लोग भी नहीं मिलते फ़ोन कॉल करने के लिए। और उन 5 को आप कॉल करोगे तो हो सकता है 4 उठाएंगे ही नहीं उस वक्त, उस मोमेंट पे। तो ये जो है इस अपने आपके वेलनेस वाले इस फील्ड के अंदर, या मैं कहूँ कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी और जो चिंता का जो सच में विषय है कि लोग अकेलापन क्यों फील कर रहे हैं, या कभी कभी बहुत एक एम्प्टी फीलिंग जो देते हैं। अब तो गाने भी आ गए, आई फील सो एम्प्टी, नेस और वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। तो इस वेलनेस की उन लोगों को कितनी रिक्वायरमेंट है, या फिर वो लोग कहाँ गलत जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्या ये फ़ोन वगैरह ये सारी चीज़ें ओवर यूज़ के कारण एक तो आइसोलेट हो रहे हैं लोग। ठीक है, कितना भी तुम आपका कांटेक्ट हो, लेकिन जब समय आने पर कौन आपका साथ देगा? आपके पेरेंट्स आपका साथ देंगे सबसे पहले। आपके और रिलेटिव्स आप छोड़ दो, आपके पेरेंट्स ही आपका साथ देंगे, या फिर आपका जो लाइफ पार्टनर है वही आपका साथ देगा। बच्चे सबसे पहले सोशल मीडिया पे उनको ही ब्लॉक करके चलते हैं कि उनको ना पता चल जाए कि मैं कौन सा कंटेंट डाल रहा हूँ। भाई, तो जब आप गलत कर रहे हो तो आपको हमेशा डर लगेगा। आप अगर करेक्ट कर रहे हो तो आपको कभी डर नहीं है। तो वो बॉन्डिंग तो शुरू से अर्ली एज से ही होनी चाहिए। वही बात है कि शुरू से जब आप एडिक्शन खुद ही दे रहे हो, उसके बाद में फिर आप शिकायत कर रहे हो कि बच्चा हमसे दूर हो गया, तो वो तो होना ही नहीं चाहिए। आपको शुरू से ही वो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन खुद कैसे करो। इतनी सारी एप्लीकेशंस आ रही है, छोटी छोटी आपके खुद के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको लेकर के भी बच्चे एप्लीकेशंस खोल करके अपना सारा डेटा डाल करके और उसी से पूछते हैं अब मेरे साथ क्या चल रहा है, आज मेरे हार्मोन्स कैसे काम कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ तो आप खुद बच्चे के साथ में बात करो ना, उसको ऐसी आदत डालो। आप खुद आपस में बात करो, हस्बैंड वाइफ आपस में बात करो, बच्चों को धीरे धीरे समझाओ, चीज़ें बताओ, तो वो बच्चा आपसे इंटरेक्शन करने में डरेगा नहीं। ठीक है। दूसरी बात, इन सब चीज़ों के लिए क्या करें, वेलनेस कैसे हेल्प करता है? तो वेलनेस का मतलब, सबसे पहली बात तो वेलनेस का मतलब 360 डिग्री आपकी भलाई, आपका अच्छा, आपका स्वास्थ्य, आपकी खुशी, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। वो 360 डिग्री जो अराउंड आपके वो चीज़ें देती है। अब वेलनेस के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना है कि वेलनेस में स्पा आ गया, या वेलनेस में पंचकर्मा आ गया, या योगा वेलनेस सप्लीमेंट्स आ गए, सेंटर्स हो गए, या इस तरीके की चीज़ें। तो वेलनेस हम उसी से, जितना हम सुनते हैं, जितना देखते हैं, उतना ही समझ पाते हैं। जबकि वेलनेस सिर्फ बॉडी का नहीं होता है, माइंड और सोल का भी होता है। ठीक है। तो जब आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी सोल तीनों एक साथ में अच्छे से स्वस्थ है, उसके लिए वो हेल्दी है और हैप्पी है, तब आप मानिए कि आपका पूरी तरीके से वेलनेस है। वेलनेस का मतलब ही है कल्याण, और कल्याण का मतलब है कि समग्र रूप से आपका भला हो,
ठीक है, तो यही है वेलनेस, इसका रियल मीनिंग ही यही है। तो बॉडी पर तो हम सब ध्यान दे लेते हैं, वो माइंड, इमोशंस और वो सोल तक बहुत कम लोग जा पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वेलनेस में बिल्कुल ठीक होती हैं, क्योंकि हम यही सिखाते हैं कि आपको डेली रूटीन ही कैसा करना है, कैसे आपको अपने आप पे, वही बात है जैसे कुछ देर पहले बात हुई कि नियंत्रण, कंट्रोल आप दूसरे पे कभी नहीं कर सकते। आप कंट्रोल खुद पे कर सकते हो, आपके सेंसेस पे कर सकते हो, आपकी फीलिंग पे कर सकते हो। और कैसे करोगे, आता ही नहीं है, वो हम सिखाते हैं। ओके योगत्व वेलनेस में हम यही सिखाते हैं कि खुद पे, खुद की फीलिंग पे, खुद की भावनाओं पे, खुद के सेंसेस पे कैसे आप कंट्रोल करोगे। ये सही बात है। अभी अपन अगर पिछले साल 2 साल के अगर अपन एक केसेस देखें, इवन छोटे लोगों को छोड़ दो, जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट पीपल जो दुनिया में कुछ भी अफोर्ड कर सकते थे, सौरव गांगुली उठा लो, राजू श्रीवास्तव ले लो, बिग बॉस के जो विनर थे उनको ले लो, और पता नहीं किन किन को, उन सब के हार्ट अटैक्स आए। कुछ सर्वाइव कर गए, कुछ हमें अलविदा कह गए। उनके पास कोई कमी नहीं थी, फिजिकली भी फिट थे, जिम जाते थे, डॉक्टर चेकअप सब कुछ करते होंगे वो लोग, उसके बावजूद वो नहीं रह पाए। तो कई बार ऐसे मजाक में बातें नहीं हो जाती कि यार वो तो जिम भी जाता था, वो तो एकदम फिट था, उससे क्या कमी थी, वो क्यों मर गया, उसने तो कभी दारू नहीं पी, उसने कभी सिगरेट नहीं पी, उसने कभी ये गलत काम नहीं किया, उसने तो नॉनवेज नहीं खाया, कोई पाप नहीं करे, वो फिर भी कहाँ चला गया। तो कोई ना कोई ऐसा ग्रुप में होगा जो बोल देगा भाई पक्का उसको कोई टेंशन होगी। तो वो वाला जो आपका पॉइंट है, अब मैं उसको रिलेट कर पा रहा हूँ कि सिर्फ वेलनेस का मतलब बॉडी की जो है पूरी फिटनेस ही नहीं है, आपका दिमाग और आपकी सोल भी जो है पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि आपकी सारी टेंशन उस दिमाग से ही आती है, सोच से। आप क्या सोच रहे हो, आपके पास में कैसे वर्ड्स आ रहे हैं, कैसे दूसरे की सोच फ्लोट करके आ रही है, कैसे आपको इम्पैक्ट कर रही है। आप एक छोटी सी बात में भी उस बात को, उस विचार को सारा दिन सारी रात घुमाते हो, सारी रात सो नहीं पाते हो, टेंशन में रहते हो, और रिप्लाई करने का सोचते हो कि मैं कैसे रिप्लाई करूं, कैसे क्या कर दूं। तो ये सारी टेंशन्स लेके आप छोटी सी बात पे घूम रहे हो। तो वो क्यों है? क्योंकि आपको अपने आप पर, अपनी सोच पर ही कंट्रोल नहीं है। चीज़ें तो आएंगी, आप उनको रोक नहीं सकते, लेकिन आपको उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आए और आप उसे बाहर से ही फिर से उसको विदा कर दें, जहाँ से आई है वहीं भेज दें। तो ये टेक्निक है, ये सीखनी पड़ती है, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है जो हम सिखाते हैं। और इसी तरीके से इंसान अपने आप को प्रोटेक्टेड रख पाता है। इसीलिए हमने कहा है कि योगत्व क्या लेके आया है। जैसे लोग पूछते हैं कि आप योगत्व में क्या कराते हैं, और मे बी इज़ वन ऑफ द ब्रांड जो चारों तरफ पहले से वेलनेस के बहुत सारे ब्रांड हैं, तो मे बी वन ऑफ द ब्रांड। तो एक और मार्केट में आने से क्या है, आप कैसे डिफरेंट है? तो हमारा सिंपल सा एक ही स्टेटमेंट है कि द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग लाइफ, ये आप सीखिए। लर्न द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग लाइफ, क्योंकि आप जब तक ये नहीं जानेंगे कि लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या है और उसको इम्पोर्टेंस देनी है तो सही, पर देनी है, यानी आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि मेरे लिए ज़रूरी है, एंड देन आपको एक्शन भी करना पड़ेगा, और एक्शन से आपको मिलता है अनुभव। तो एक्सपीरियंस लेने के बाद ही आप किसी चीज़ को अपने दिमाग में स्टोर करते हो कि ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। यू फील गुड, यू स्टोर इट, यू फील बैड, यू स्टोर इट। बट किसको रखना है? क्या दुख की बातों को रखना चाहिए? नहीं, रिलीज़ कर देना चाहिए। तो आप हमेशा खुशी के पीछे जाइए, जिसको आप ये कह सकते हो कि मुझे लाइफ में सिर्फ खुशी चाहिए। हर इंसान यही चाहता है। तो यहाँ हम देते हैं होलिस्टिक वेलनेस, समग्र कल्याण की भावना, जो आपको बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों के बारे में बताती है, और उनको अलाइन करना सिखाती है, उनको बैलेंस करना सिखाती है। और यही है द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग लाइफ, जो योगत्व सबको कराना चाहता है। ओके तो कहीं पे आर्ट ऑफ लिविंग बताया जा रहा है, आप आर्ट ऑफ बैलेंसिंग बस सिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं जितनी भी चीज़ें आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप मतलब मैं अपने ऑडियंस को भी क्लियर करना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें में थोड़ी लेट क्लिक होती हैं। आपने इस पूरे डिस्कशन को इस तरह से देखना है कि मैं रियल टाइम प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहा हूँ सर और मैम के साथ में, ताकि ये लोग उन प्रॉब्लम्स के हिसाब से इनकी जो कोचिंग का मेथड है, इनकी जो सर्विसेज हैं या इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, वो उनसे शेयर करें। ताकि कई बार क्या होता है कि सर ज्ञान, ऐसा लगता है लोगों को यार नेट पे बैठे कोई भी कुछ भी ज्ञान दे के जा रहा है। तो मेरा ये रहता है कि यार आप प्रॉब्लम रखो ग्राउंड पे, और उस प्रॉब्लम के सामने जब इंसान अपने प्रैक्टिसेस के हिसाब से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, तो सुनने में इंटरेस्ट भी ज़्यादा आता है, और मुझे लगता है कि मेरे साथ में को तो समझ भी ज़्यादा आता है। हाँ, तो मेरा जो अगली चीज़ है वो ये है कि अपन एक और सिचुएशन लेते हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फैमिलीज में बहुत टेंशन होती है। अगर आप एक पेरेंट है, तो जब बच्चों की शादी की एज पास आ रही होती है, तो मैं कहता हूँ कि मतलब हालत घर के अंदर बड़ी वो रहती है। क्योंकि मैंने खुद अपनी बहन की शादी के टाइम पे भी देखा है, और फिर हम जैसे बेटे हो माँ बाप को तो टेंशन डबल ही रहती है, तो उनको भी ये रहता है। तो उस वक्त क्या होता है, दोनों साइड से मैं बात करूँगा, आप भी अपने व्यूज़ रखिएगा कि जब एक
बाप अपने बेटे के लिए जब शादी के लिए देख रहा होता है तो उनकी 2-3 चीज़ें होती हैं कि लड़की अच्छे घर की हो, संस्कारी भी हो, बहुत हार्ड वर्किंग भी हो, घर भी संभाल ले। उस बेटे को जिसको हम नहीं संभाल पाए वो आगे वो उसको भी संभाल ले, और फिर जब वो फटाफट बच्चे भी कर ले और फटाफट उन बच्चों को भी संभाल ले, और जब हम बूढ़े होंगे तब हमारी सेवा भी कर दे, है ना? एकदम बिल्कुल फिल्मी, एकदम सारी आइडियल expectation। एक्सपेक्टेशन। अगर आप एक लड़की के पिता हैं, अब आपको उधर सब कुछ चाहिए। क्या कि मेरी बेटी को कोई परेशानी नहीं करे, मेरी बेटी को पूरी फ्रीडम दे, मेरी बेटी अगर जॉब करना चाहती है तो जॉब भी करने दे, और ना, और बिल्कुल सास तो कुछ बोले ही नहीं, बिल्कुल एकदम सास तो खुद काम कर ले मेरी बेटी के सामने, काइंड ऑफ ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती है। और एक जो मुझे लगता है बहुत खतरनाक एक्सपेक्टेशन होती है, जिसकी वजह से आज बहुत इश्यूज होते हैं, वो होते हैं कि वेल सेटल्ड लड़का चाहिए हमें तो, और वो वेल सेटल्ड लड़का होना चाहिए, मतलब एक शानदार पैकेज होना चाहिए। तुम्हारी शादी की बात करते समय इतने पैसे होने चाहिए कि रातों रात फ्लैट खरीद ले भाई साहब, जहाँ पे भी रहता हो। एज फिर भी कम होनी चाहिए, है ना, कि भाई हमें तो लड़का 32-34 साल का नहीं चाहिए साहब, बिल्कुल 26-27 का हो और महीने का 1 करोड़ का पैकेज हो टाइप्स। मतलब मैं थोड़ा बढ़ा के बोल रहा हूँ, बट एक्सपेक्टेशंस इसी तरह की फैमिली में डिस्कशन में दिखती है। पहले तो मैं छोटा था, अब मैं थोड़ा बड़ा हूँ, तो अब जब रिश्ते ढूंढ रहे हैं ना ये लोग, परिवार के बड़े बुजुर्ग, है ना, तो वो बताते हैं यार तेरे फ्रेंड सर्किल में या तेरे जान पहचान में अपने कास्ट का कोई लड़का हो जो ऐसा सेटल्ड हो, बताना। मैं कहा भाई बताएंगे, आप ढूंढने निकलो, बहुत मुश्किल है। तो मेरा कहना मतलब है कि जब इतनी अनरियल एक्सपेक्टेशंस फैमिली रखती है तो इश्यूज तो होते होंगे, क्योंकि मेरा तो मानना है कि होते हैं, मैंने देखे हैं। आपके इस एक्सपीरियंस में 10 साल के या 10+ ईयर्स के आपके इस प्रैक्टिस के अंदर इस तरह के इश्यूज आपके सामने कैसे आते हैं, और आप अपने वेलनेस के थ्रू उन लोगों को कैसे हेल्प करते हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। और देखिए, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बहुत ही रियल सिचुएशन के क्वेश्चंस हैं और प्रॉब्लम है, और इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऊपर ऊपर से तो ये भी चाहते हैं, जानते हैं कि एक आदर्श चीज़ होना और वो मिल पाना ज़रूरी नहीं है कि मिल जाए। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है कि अपेक्षाएं तो बहुत सारी होती हैं, पर उनको मैच कर पाना, उनको राइट फ्रेम में, उसी साइज़ में फिट कर पाना, जो आपके सपने हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सही होगा कहना कि हो जाएगा, बहुत मुश्किल होता है। अब रियल ग्राउंड की बात करते हैं कि जो आपने बोला कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं, ये अगर हम प्रैक्टिकली ग्राउंड पे देखें कि हमारी एक्सपेक्टेशन भी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, तो आपका मैच हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि आप मैच करने की कोशिश करते रहिए, वो मैच मेकिंग कभी नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ से एक्सपेक्टेशन है और दोनों की एक्सपेक्टेशन हाई है, तो दोनों हाई तरफ जाएंगे ना, वो आपस में एक दूसरे की तरफ क्यों जाएंगे? करेक्ट। तो यहाँ आपकी अपेक्षाओं का जो संतुलन है वो बहुत ज़रूरी है, कि अपेक्षाएं होनी चाहिए प्रैक्टिकल, आदर्शवादिता होनी चाहिए लाइफ में जीने के लिए। लेकिन आदर्शवादिता को ही हम ये कहें कि डेली प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है ना। तो अगर हम कहें कि साधना ज़रूरी है लाइफ में, और आप रोज़ साधना करने बैठ जाओ 2 घंटे 4 घंटे, तो क्या अपना जीवन वैसा जी पाओगे जैसा आपको जीना चाहिए? नहीं जी सकते। तो इसीलिए यहाँ पे शादी या मैरिज जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम इनको प्रैक्टिकल सोचें और अपने वास्तविकता के सोचें कि मैं क्या हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, तो मैं उसको लेने के लिए भी अपनी अपेक्षाओं को सेट कर सकता हूँ। तो मान लीजिए जैसे आपने कहा कि एक बहू की एक्सपेक्टेशन है कि मेरे घर में ऐसी बहू आनी चाहिए कि वो सब कुछ कर ले, तो क्या आप वो सब कुछ कर सकते हो? अपने ऊपर लेके देखिए, क्या आप वो सब कुछ कर सकते हो? हमने तो किया है ना, हम तो नदी पार करके स्कूल जाते थे। पता नहीं पहले पूरे भारत में इतनी नदियां थी क्या कि सारों के पेरेंट्स नदी पार करके ही गए थे। राइट। तो वो जो है ना, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि हमने ऐसा किया है, वो अब नहीं हो सकता, क्योंकि प्राथमिकताएं बदल गई, लाइफ में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बदल गई, और आपकी लाइफ का स्पैन भी कम हो गया। पहले लोग 100-100 वर्ष तक जीते थे। करेक्ट। आज का लाइफ स्पैन का जो एक एवरेज लिमिट जो मेडिकल साइंस कहती है कि आप 60 के बाद में अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो तो आपकी लाइफ में कोई बीमारी नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 65 तक जी लोगे। तो आपका उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन में मैं क्या हमेशा जीता रहूँगा? या ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपको अपनी लाइफ की अपेक्षाएं अपने जीवन से जो है उतनी प्रैक्टिकल रखनी भी पड़ेंगी, कि सारे व्यक्ति वो नहीं कर सकते जो मैं अपेक्षा करता हूँ। मैं एक जगह बैठा बैठा अपेक्षा करता रहूँ कि इसको ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए, बच्चों को ऐसा होना चाहिए, पोतों को ऐसा होना चाहिए, तो ये मेरी अपेक्षाएं हैं ना। कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को संतुलित करने की आवश्यकता है। और अगर जितना आप यथार्थ में रहोगे, प्रैक्टिकल में रहोगे, उतना उनकी लाइफ को जोड़ पाओगे, उनको मैच कर पाओगे। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस के लिए आप बैठे रहना चाहते हैं या समय को बैठे बैठे वेट करना चाहते हैं कि समय होगा जब मिल जाएगा,
तो फिर आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि क्या मैं अपने बच्चों के लिए सही कर रहा हूँ, क्या सही डिसीजन है ये, और या फिर उनको छोड़ दूँ कि क्या आप तैयार हो वास्तव में वास्तव में आप मैरिज करने के लिए तैयार हो, या लाइफ में सिर्फ एक्सपेक्टेशन का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो कि पैसा मिल गया तो मुझे अथॉरिटी ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, या मुझे काम करने को मिल गया तो मैं साथ में कुछ और भी कर लूँगा। तो आजकल ये कॉम्प्रोमाइज़ है, ये मैरिज का जो मैच मेकिंग हो रहा है ये कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा हो रहा है। ये एक तरीके से डील हो गई कि इतना पैकेज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या इसमें इतनी ऐसा जॉब होनी चाहिए, ये प्रोफेशन होना चाहिए, सेम प्रोफेशन होना चाहिए। अच्छी बात है, सेम प्रोफेशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी टॉक्स फिर आप कर पाते हो, शेयरिंग कर पाते हो इजीली। बट अगर अलग प्रोफेशन भी है तो क्या हो गया? मेरा मानना है कि दो लोग शादी में अगर इन्वॉल्व होते हैं, दो लोग आपस में सेलेक्ट करते हैं कि हाँ हमें शादी करना है, तो सब एक ही उनका बेस होना चाहिए। पैसा तो कतई नहीं होना चाहिए क्योंकि पैसा ये मान के चल लो कि आज नहीं है तो कल होगा ही होगा, और आज है तो एक समय आएगा, एक पड़ाव आएगा जब बिल्कुल नहीं होगा, फिर वापस तुम उठोगे। तो वो लाइफ के पार्ट्स हैं दोनों, सुख और दुख, वो हमेशा चलते हैं और हर इंसान के जीवन में चलते हैं किसी भी तरीके से। तो यहाँ इम्पोर्टेंट यही है कि आप मैच मेकिंग में देखें कहाँ, फोकस कहाँ करना चाहिए। तो आप फोकस वहाँ कीजिए जहाँ बच्चों का इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट हो, क्योंकि views हो। आपको मैरिज करके सिर्फ अपना एक काम निपटाना नहीं है, आपको जोड़ी बनानी है। ये एक इसके नया बाद में एक परिवार नई बनाना लाइफ मिलने वाली है आपको, आपका जीवन बिल्कुल बदलने वाला है, आप अपना खुद का एक परिवार बनाओगे, तो उसका बेस ही आपके व्यूज होने चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। करेक्ट। अगर वो मैच करेगा तो आप हर परिस्थिति में मैच करके सारी चीज़ों को झेल लोगे, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लोगे, साथ दोगे, आगे बढ़ोगे, प्रेम के साथ जीवन को जी लोगे, आने वाली जनरेशन के लिए आप एक अच्छा संदेश भी दोगे। तो ज़रूरी ये नहीं है कि सुविधाएं होनी चाहिए, साधन होना चाहिए, परिवार छोटा होना चाहिए, भाई बहन कोई नहीं होना चाहिए, ननद देवर कोई नहीं होना चाहिए, कोई ज़्यादा में अपना हक मांगने ये सब वाला मैंने नहीं बोला होना नहीं, पर चाहिए। सच बात है ये। ये सच बात है, बिल्कुल यही कि बड़ा परिवार नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा। क्या पता आप बड़े परिवार में जा रहे हो, सब मिलकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, सब आपके ऊपर नहीं आने वाला है, और कहीं ना कहीं अगर आपके ऊपर आने वाला है तो ये मान लीजिए पहले जन्म में आपने बहुत सारे फायदे उठाए, तो अब आपको पे बैक करना है, ये बिल्कुल रियल है। तो आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार होना चाहिए, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप अगर बैलेंस्ड हो, और वो कपल के अंदर अगर प्रेम है और बॉन्डिंग है, तो आप हर काम कर लोगे। ओके, बहुत मैं easy। पेरेंट्स के एक और सेकंड साइड ऑफ थॉट लेता हूँ, फिर अपन वापस आएंगे कि योगत्व उसमें कैसे हेल्प करता है। ठीक है, एक साइड तो ये हो गया, जैसे बताया कि भाई बेटे के लिए बहू ढूंढनी और बेटी के लिए दामाद ढूंढना था, और अब अपन चलते हैं पेरेंट्स के डायरेक्ट अपने बच्चों के उस एरिया की तरफ जिसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं कि मेरे बच्चे सीधे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मतलब ऐसे पैकेज वाली नौकरियां ले ले, मतलब बहुत हाई इनकम की मेरा बेटा लगे। और इस प्रेशर में मैंने देखा है मेरे खुद के जान पहचान में कि किसी बच्चे की जॉब लगी मुश्किल से 8 लाख का पैकेज, बट वो सोसाइटी में जिसमें रहते हैं उस पीए प्रेशर में आगे क्या बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे का तो साहब 70 लाख का पैकेज लगा। तो मेरे रिलेशन मतलब रिलेटिव्स की बात है, बहुत क्लोज रिलेशंस की बात है। तो उन्होंने जब मुझे बताया मेरी मम्मी ने शाम को कि अरे यार तुम पे तो फालतू पैसे खर्च किए, वो फलाने की तो जॉब लगते ही 70 लाख का पैकेज लग गया। मैं कहा किसकी बात कर रहे हो? कि उसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब मैं उस वक्त ऑफिस के लैपटॉप बंद करने ही वाला था, मैंने कहा एक मिनट। मैंने फटाफट टाइप किया उसके कॉलेज का नाम। मैं कहा अगर उसके कॉलेज से 70 लाख 75 लाख अगर पैकेज लगा है तो कॉलेज ने वेबसाइट पर छाप दिया होगा। मैंने बात करते करते लैपटॉप डाला, मैं पूरा उस वेबसाइट पर कहीं नहीं दिख रहा। कॉलेज खुद अपने वेबसाइट पर लिख रहा है कि हमारा हाईएस्ट पैकेज 21.5 लाख का है। तो उनको देने वाला तो उसको किसने दे दिया? तो मैंने बात करते कि मम्मी को ये बात बोल दी कि मम्मी मुझे तो लग रहा है वो झूठ बोल रहे हैं। अब मेरी मम्मी से तो रहा नहीं गया, लेडीज आर लेडीज। उन्होंने अपनी सिस्टर को बोल दिया, सिस्टर ने जो है उनको बोल दिया। अब आज तक हमारी बातचीत बंद है। तो मैं वहां से मुद्दा ये लेके आना चाहता हूँ कि ये प्रेशर पेरेंट्स क्यों डेवलप कर रहे हैं, या फिर क्या सच में ये भी एक बहुत बड़े स्ट्रेस, एंजाइटी और इस तरह के इश्यूज का एक रीज़न है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा हाई इनकम वाला बनाना चाहते हैं कि वो बन ही जाएं। आप मतलब मैं समझ रहा हूँ उस वाले योगत्व के एंगल से आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बात ये है कि हम बचपन से बच्चों को यही सिखाते आए हैं कि बेटा लाइफ में पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्यों है ये बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे से रिश्ते आएंगे, पैसे से संबंध बनेंगे, पैसे से बिजनेस बनता है, पैसे से जॉब भी अच्छी मिल जाती है, पैसे में सब कुछ होता है, सब कुछ पैसे के अराउंड है। अगर आप बच्चों के सामने यही बातें बोलेंगे और इसी चीज़ का टॉपिक उठा करके उनको समझाएंगे, तो आप जहाँ भी जा रहे हैं आप एक ही चीज़ का संदेश दे रहे हैं कि पैसा इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन इसके बिना हम लाइफ जी नहीं सकते। तो ऐसा तो नहीं है।
तो साधन होना, सुविधाएं होना, संसाधनों को जोड़ लेना, अपनी लाइफ को अच्छी लाइफस्टाइल देना, ये सबका अधिकार है और सब लोग करते भी हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम ये बोलें कि बेस्ट ही मुझे चाहिए, तो बेटर और गुड वाले कहाँ जाएंगे? बेटर और गुड वाले भी तो इस रेस में है कि मुझे बेस्ट बनना है। तो सारे बेस्ट की तरफ चले जाएंगे, तो बाकी की लाइफ में जो दूसरे लोग हैं हमारे समाज में, वो जो भी काम कर रहे हैं, क्या वो काम करने वाले होने नहीं चाहिए? सबको आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाना चाहिए, डॉक्टर बन जाना चाहिए, इंजीनियर बन जाना चाहिए। तो क्या समाज में जीने के लिए बाकी लोग नहीं चाहिए? सही चाहिए बात, ना? सही। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल इस चीज़ को बोलेंगे कि हाँ हमारा बच्चा सक्सेसफुल है, या हमारे बच्चे की पढ़ाई हमने ऐसी कराई कि अब वो इतना बड़ा अच्छा पैकेज लेता है, लाखों करोड़ों में पैकेज लेता है, तो वो सक्सेसफुल है, तो आप ये क्या संदेश दे रहे हो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने समाज को? क्या संदेश देना चाहते हो कि पैसा कमाएगा तो मेरा बच्चा काम का, नहीं तो कोई काम का नहीं? सीधी सी बात है ना कि हमने हमारे बच्चे पे पैसा लगाया, उसने इतना पैसा पैकेज में नहीं ले पाया, दूसरे का बच्चा ले पाया, तो मैं अपने बच्चे से घृणा करने लग जाऊं, मैं उसको कोसने लग जाऊं? नहीं हो सकता। अगर आप अपने बच्चे लेकिन घर के अंदर बाप तो छोड़ता नहीं है। गुल्लक जैसी सीरीज ये सबूत है इस चीज़ का कि हमारे समाज में अगर लड़का कामयाब नहीं होता, चलते फिरते जाने अनजाने ही सही, बाप जनरली माएँ मूवीज और सीरीज में कम दिखाया जाता है ऐसा बोलते हुए, लेकिन पिता नहीं बख्शता बच्चे को। देखिए क्या कहीं- करेगा, कहीं- पैसे डुबो दिए, मतलब ऐसी ऐसी मूवीज हैं, आप खुद उठा के देखो, अपने सोसाइटी पे इस तरह की मूवीज बनती हैं। आप कंटिन्यू कर सकते मैं हैं। ये कह रहा हूँ सर कि समाज का आईना होता है सिनेमा, मगर वो टोटल रियलिटी तो नहीं होता। टोटल तो नहीं है। अगर हम सैंपल लेके गेहूं की बोरी से ये बोलें कि पूरी गेहूं की बोरी ख़राब है, तो ये तो गलत होगा ना, अन्याय होगा। तो हम ये कहें कि सिर्फ सिनेमा में जो दिखाया जा रहा है वही समाज का आईना है, तो वो भी गलत है। कहीं ना कहीं इस तरह के पेरेंट हैं तो ये दिखाया भी जा रहा है, पर उसमें कहीं ना कहीं एक संदेश भी तो है, हाँ, ये गलत है। ये गलत है। अगर आप वो कहेंगे कि ये गलत जो है यही जनरलाइज है, तो पूरा समाज ही उससे प्रेरणा ले लेगा ना। तो फिर अपने आप को सुधारने की कोशिश कौन करेगा? करेक्ट। अगर कहीं शुरुआत आपको खुद को करनी है, तो ये जो गैप है कि मैं अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि अच्छी जॉब लगे क्योंकि मैंने उनको अच्छी पढ़ाई कराई, और उसके बाद भी उनका नहीं लग पाया, तो क्या आपके बीच में कटुता आनी चाहिए? सिर्फ समाज के पीयर प्रेशर से, दोस्तों के पीयर प्रेशर से, या समाज में जो लोग रिश्तेदार बोल रहे हैं उसके प्रेशर से हम उसके जीवन में कटुता भर दें, हमारे आपस के संबंध खराब कर दें, हमारे बोलचाल ख़त्म हो जाए? नहीं होना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि आप पेरेंट हैं, आपकी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट की क्या होती है? परिवार को बांध के रखना और परिवार में प्रेम की मिठास को बनाए रखना और बहते रहने देना। कौन करेगा? आपने तो पड़ोसी की बात सुन ली, उन्होंने कुछ कह दिया, शर्मा जी ये कह रहे थे, वर्मा जी ये कह रहे थे, शेखावत साहब ये कह रहे थे, हमारा बच्चा ऐसा लग गया, तो भाई उनका परिवार है ना, आप उनको शुभकामनाएं दीजिए, लेकिन उनकी कटुता को अपने मन में मत भरिए। अपेक्षाएं हैं, जलन है, ईर्ष्या है, और ये अपेक्षा कि मेरा बच्चा नहीं कर पाया, ये मन में आपके एक निराशा का भाव है, आप उसको क्यों दे रहे हो? उस वो बच्चे जो- का इस तरीके से आप जीवन खराब कर रहे हो क्योंकि कहीं ना वो ये सोचता है कि मैं किसी काम का ही काम नहीं का रहा, नहीं है। मैं अपने परिवार की नज़र में गिर गया, मैं अपने समाज की नज़र में गिर गया। तो आप किस दिशा में पहले तो अपने परिवार को ले जा रहे हो? तो रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में सिचुएशन इतनी ख़राब है कि वो अपना जीवन ही नहीं जी पाए। अगर किसी का 1 करोड़ का पैकेज है और किसी का अगर 10 लाख का पैकेज है, जीवन तो दोनों जिएंगे, लेकिन उनके जीवन के अंदर जो तुम्हारी अपेक्षाएं हैं वो 10 लाख वाले का जीवन खराब कर दी। करेक्ट। कि वो 1 करोड़ वाला क्या क्या लेके आता होगा, क्या खरीदता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा, हॉलीडे पे जाता होगा, ये वो अपेक्षाएं कर रहा है। उसको क्या सोचना चाहिए? मुझे 10 तो मिले, मुझे 10 तो मिले, आज मेरा ये स्तर है, मैं इससे ऊपर भी जा सकता। बिल्कुल। आप अगर पॉजिटिव हो, अगर आप स्टेबल हो, तो आप ग्रोथ करोगे डेफिनेटली, क्योंकि आप स्टेबल हो, आप एक ठंडे दिमाग से चीज़ें सोच रहे हो, बैलेंस होकर के अपने काम को कर रहे हो। धीरे धीरे ग्रोथ के लिए हर कोई एफर्ट्स करता है, तो ग्रोथ तो एक दिन होनी ही चाहिए, होनी ही है। तो आप उस समय डीमोटिवेट ना हो और उसको मोटिवेशन लें कि चलो ठीक है, जॉब तो मिली। कई लोग ऐसे हैं जिनको अच्छे अच्छे प्रोफेशंस सेलेक्ट करने के बाद में भी, मतलब अच्छी पढ़ाई करने के बाद में भी उन्हें जॉब्स नहीं मिलती। करेक्ट। वो अल्टीमेटली किसी बिजनेस में जाते हैं और या कुछ कहीं और किसी और के साथ जुड़ेंगे, काफ़ी समय स्ट्रगल में चला जाता है। तो आप लकी हो कि आपको जॉब तो मिली है। सही बात है। तो यहाँ वेलनेस क्या करता है, जो हमारा एक उद्देश्य है। हाँ, मैं भी उसी पे आने वाला था कि ये बातें तो जितनी भी है ना, सुनने में तो बहुत अच्छी लगी, सुनने में तो बहुत लेकिन अच्छी। जब हम क्या आपके देते हैं? रिट्रीट्स में जब वो हम आता क्या है कहते हैं? तब वो कैसे करते हैं अपन? जी, तो वेलनेस में हम ये बताते हैं कि देखिए
आपको अपने आप को देखना है, अपनी स्किल को देखना है, अपने टैलेंट को देखना है, अपनी ऊर्जा को चेक करना है कि मैं पहले तो खुद कौन हूँ। मैं एक बॉडी भी हूँ, मेरे पास एक माइंड भी है, मेरे पास एक सोल भी है। तो मेरे जीवन का एक लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि पहले मुझे इन सबको इंटीग्रेट करना है, बिल्कुल अलाइन करना है, एक दूसरे की ऊर्जा से जुड़ना है और अपने आप को सिर्फ शरीर मानना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब तक हम कहते हैं ना मेरा मन खुश नहीं है, कुछ कमी है, कुछ शांति है, ये कौन मांगता है? ये आपका शरीर नहीं मांगता, ये आपका मन मांगता है, आपका मस्तिष्क मांगता है, आपकी आत्मा मांगती है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी पैकेज होने के बाद, बहुत सारी चीज़ें लेने के बाद, कुछ समय बाद वो कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अगर कमी महसूस करते हैं तो क्यों है? क्योंकि वो अपने बॉडी माइंड एंड सोल को अलाइन नहीं कर पाते। पैकेज अलाइन कर लिया उन्होंने समाज के हिसाब से, पर अपने साथ अलाइनमेंट किसका ज़रूरी है? खुद से जुड़ाव का ज़रूरी है। तो हम यही सिखाते हैं कि आप बैलेंस करिए अपने आप को, अपनी अपेक्षाओं को, अपने टैलेंट को जानिए, अपनी एनर्जी को जानिए और अपने ड्रीम को कैसे पा सकते हो उसके बारे में विचार कीजिए। जैसे आजकल सभी जानते हैं मैनिफेस्टेशन होता है, तो मैनिफेस्टेशन का सही तरीका क्या है? ऐसे नहीं होता कि आपने बोला बैठ के आराम से कि मैं को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, ये लिख लूँ, वो लिख लूँ, रिकॉर्ड कर लूँ, सुन लूँ। किसी ने ये स्टेप्स बता दिए, ये वर्ड लिखने से ज़्यादा कनेक्ट होता है, तो अच्छा ये वर्ड लिख लिया, इंग्लिश में लिखना चाहिए, हिंदी में लिखना चाहिए। आप ये देखिए कि एक जनरल दवाई सबके काम नहीं आती। डॉक्टर सबको अलग अलग क्यों देखता है? सबको अलग अलग कंसल्टेशन क्यों देता है? क्योंकि आपको ये तो पता है ना कि बीमारी क्या है, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सबकी एनर्जी अलग है, सबकी एज अलग है। तो ये सब देख के ही डॉक्टर आपको ढंग से अच्छा सा कंसल्टेशन देते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही एनर्जी हीलर्स और वेलनेस कोच क्या करता है? आपकी एनर्जी को चेक करता है, देखता है कहाँ आपकी ब्लॉकेजेस ज़्यादा हैं, क्या माइंड में ज़्यादा इशू है, बॉडी में ज़्यादा इशू है, या आपकी सोल में कहीं ना कहीं इशू है। तो इन तीनों के बारे में हम बताते हैं कि पहले अपने आप को अलाइन कीजिए। अलाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा वास्तव में मेरे लिए ज़रूरी क्या है। और अगर मुझे लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो मेरा माइंड सेट ग्रोथ मांगता है। बॉडी से आप कितनी मेहनत कर लो, कई लोग हैं मेहनत करते हैं बॉडी से मगर कभी उस ग्रोथ को नहीं पाते। सही बात है। जो सिर्फ माइंड से काम कर रहे हैं और जो एक लेबर का काम कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा होगा। तो शारीरिक लेवल पे तो दोनों बराबर हैं, लेकिन आगे का लेवल क्या है? मेंटल लेवल, माइंड सेट, कि उसको लाइफ में क्या चाहिए। इसलिए माइंड सेट पे काम हम करते हैं, जानते हैं कि आपकी माइंड में कौन सी एनर्जी रुकी हुई है, कहाँ आपको ग्रोथ चाहिए, कहाँ बढ़ सकते हो। तो हम ये बताते हैं कि पहले अपने आप को जानो और उसके बाद लाइफ में आपको ग्रोथ मिलती जाएगी। तो बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है ग्राउंड लेवल पे, वहाँ पे आप आ जाइए, उसके बाद आगे बढ़िए। इस लेवल पे जब कोई आ जाता है तो वहाँ उस लेवल पे कि जॉब मिल गई है, इस लेवल पे मिल गई है, वहाँ जाकर के परेशान होने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे की करियर गाइडेंस बहुत अर्ली एज में करवा लेनी चाहिए, 9-10th पर ही करवा लेनी चाहिए। हम लोग एनर्जीज़ के थ्रू या हमारा जो स्पेशलाइजेशन है उसमें हम लोग उसको चेक करते हैं कि आप किस प्रोफेशन में जाओगे या किस तरफ आपको जाना है जहाँ पे आप 100% ग्रोथ पा सकते हो। अच्छा। तो ये गाइडेंस हम देते हैं। तो अगर सही एज पे, सही समय पे, क्योंकि बच्चे तो आजकल बहुत टैलेंटेड होते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होती है उनकी, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, आर्ट उनका बहुत अच्छा होता है, स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ाई में कई सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे बच्चे तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा बच्चा क्रिकेट में भी बहुत नंबर 1 है, हमारा बच्चा साइंस मैथ्स भी बहुत अच्छी करता है, तो और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छा, तो अब कहाँ भेजोगे आप? तब आप भेजोगे भेड़ चाल में। उस जगह अगर आप छोटी सी गाइडेंस ले लो तो आपको राइट पाथ मिल जाएगा। अगर आप शुरू से ही उस राइट पाथ पे चले गए तो आपके साथ बाकी चीज़ें, जो गुण आपके साथ है, वो तो हमेशा आपके साथ रहेंगे, वो आपको हमेशा रिफ्रेश करते रहेंगे। लेकिन राइट पाथ पे हो तो आप सक्सेस जल्दी पाओगे। बिल्कुल। और अगर किसी बच्चे में स्टडीज़ को लेकर के इतना टैलेंट नहीं है, वो इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो वैसे पेरेंट्स बहुत समझदार हैं, वो अदर एक्टिविटीज़ उनकी देख लेते हैं, उसका इंटरेस्ट देख लेते हैं, फिर भी अगर आप गाइडेंस ले लेते हो तो आपको फिर वो राइट पाथ मिल जाता है कि ये बच्चा किस लाइन में जाएगा। बिल्कुल सही बात है। एक कंफर्मेशन तो मिल जाता है, एक बिल्कुल, एक्सपर्ट ओपिनियन मिल हम लोग जाता ये है। देते हैं और हम यही इस चीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं कि आप गाइडेंस लो, क्योंकि हम उसी हिसाब से बताते हैं कि वो बच्चे का माइंड बना किस तरीके से है, कि वो किस पाथ पे जाएगा, किस फील्ड में जाएगा, तो वहाँ सक्सेस पाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है।
ये काउंसलिंग वाला तो सच में बहुत वैलिड पॉइंट है। जब हम हर इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए किसी के एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो बच्चों की कैरियर काउंसलिंग के हम क्यों नहीं जा रहे किसी के पास? हम क्यों अभी भी अपने मोहल्ले के बगल वाले शर्मा अंकल और वर्मा अंकल के पास ही जा रहे हैं? वी कैन स्टिल डू अ लॉट बेटर इन दैट एरिया। ये तो सही है। अब अपन थोड़ा सा ना एक जनरेशन एक और मतलब बहुत बड़ी जो एक पॉपुलेशन है अपने इंडिया की, मैं कहूँ कि वो बच्चे जो 20 से 30s के बीच में हैं, तो ये ऐसी एज हो जाती है जहाँ पे बच्चा 1-2 साल में अब ग्रेजुएट होने ही वाला है अगर वो 20s में है, और अगर 30s तक ले ले तो मोटा मोटी उसने अपना कैरियर शुरू ही किया होगा, 5-7 साल का एक्सपीरियंस उसको हो रहा होगा, शादी की बात चल रही होगी, चलने वाली होगी या हुई होगी। उस फेज़ में बहुत सारे लोग जो है अपने पार्टनर्स खुद डिसाइड करने लगते हैं, या फिर वो अपने कैरियर के कुछ बड़े डिसीजंस ले रहे होते हैं और उनको ऐसा लगता है, एक वो कहावत भी है ना कि जब हम छोटे होते हैं तो लगता है कि मेरे पापा को सब पता है, फिर थोड़े बड़े होते हैं पापा को लगता है नहीं थोड़ा इनको कम पता है, फिर अपन और बड़े होते हैं तो उनको नहीं इनको कुछ ही नहीं पता है, और जब खुद बाप बनते हैं तब लगता है नहीं उनको ही सब पता है। तो ये वाला जो 20 से 30 वाला फेज होता है, उन लोगों के लिए क्या इस योगत्व वेलनेस के अंदर या ओवरऑल वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर क्या कुछ ऐसी टिप्स हैं या क्या कुछ ऐसे लेसन्स हैं कि वो जनरेशन अपने मैरिज डिसीजन सही से ले सके, अपने कैरियर प्लानिंग सही से कर सके, कैरियर के इनिशियल फेज में अगर वो सक्सेस नहीं मिले, जो आप अभी बात कह रहे थे कि कई बार नहीं मिलती है इनिशियल सक्सेस, तो इस फेज में इस एज कैटेगरी के लिए क्या हमारे पास कुछ ऐसा है जिसमें हम डायरेक्ट उन बच्चों के साथ या उनके पेरेंट्स को साथ में लेके उन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, और हमारा मोटिव भी यही है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस को ऐसा बनाएं जिससे आपको बाद में रिग्रेट ना हो। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप टाइमली ले लें और एक सही डायरेक्शन में ले लें। ये आपका बहुत सारा समय बचाएगा, एफर्ट बचाएगा, पैसा भी बचाएगा, और कहीं ना कहीं आपकी सफलता की गारंटी भी बन जाता है कि हाँ मैं एक सही जगह जा रहा हूँ तो मुझे सफलता मिलनी है। आज आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए या किसी पेरेंट से पूछ लीजिए, एक कॉमन क्वेश्चन है कि लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो एक ही चीज़ बोलेगा, सक्सेस। मुझे सक्सेस चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। ये आज की जनरेशन का पॉइंट है कि मुझे कैसे भी पैसा कमाना है, सफल होना है, लोग मुझे जाने समझे, रिकॉग्निशन होना चाहिए, मैं एक सेलिब्रिटी बन जाऊँ। ये एक्सपेक्टेशन है और ये लाइफ में चलती है। जितना जल्दी सेटल हो जाएंगे, जैसे आपने जो टाइम फ्रेम बताया एक एज का कि 20 से 30 के बीच में मैं इन्फ्लुएंसर भी बन जाऊं, मैं यूट्यूब से पैसा कमाऊं, इन्फ्लुएंसर के साथ साथ मैं शोज़ भी करूं, लोग मेरे साइन लें, मेरे साथ वीडियोस बनाएं, फ़ोटो खिंचाएं, मुझे पैसा दें और मैं सब कुछ सारी सुविधाओं को जुटा लूं। ये एक्सपेक्टेशन है, पर क्या वास्तव में सब ऐसा कर पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। तो आप कहीं ना कहीं जिस भी लाइन में जा रहे हो, जिस भी करियर की लाइन को आपका चुनाव कर रहे हो, उसके अंदर आप किस लेवल तक जा सकते हो, आप उसके बारे में बिल्कुल विचार करो। और वो विचार ऐसा होना चाहिए जो बैलेंस होगा। बैलेंस कैसे होगा? जब आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी सोल, मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ, संतुलन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसकी मेहनत संतुलन में है। आपने किसी भी चीज़ को पहले ग्राउंड लेवल पे बैलेंस नहीं किया और आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो ये भी मिल जाए, मुझे तो वो भी मिल जाए, तो आपको रनिंग करने के लिए प्ले ग्राउंड बैलेंस लेवल पे होना चाहिए, इंक्लाइन नहीं होना चाहिए। आप भाग इधर से रहे हो और इंक्लाइन ऐसे हो रहा है, तो जब तक आप अपने आप के अंदर के विचारों को बैलेंस नहीं करोगे, अपनी अपेक्षाओं को बैलेंस नहीं करोगे, धरातल से नहीं जुड़ोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हम बैलेंसिंग ही सिखाते हैं कि आप अपने आप को जानें, अपने आप को बैलेंस करें और फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि मुझे कैसे, कब, कहाँ, किस किस समय पे क्या मिल पाएगा। कुल मिला के अपनी प्रायोरिटीज सेट करें। वो प्रायोरिटीज ही सेट नहीं कर पाते क्योंकि इस एज में बहुत कुछ करना होता है। करियर में भी आपको स्टेबल होना होता है, आपको शादी भी करनी होती है, उसमें भी स्टेबल होना होता है। तो ये दो चीज़ें बहुत एक बड़े डिसीजंस होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को हिला देते हैं। Correct. और आप कहीं के नहीं रहते। एक चीज़ आपको पूरी तरह से छोड़नी पड़ती है। अभी आजकल कितनी लेट सब शादी करते हैं, बिल्कुल। काफ़ी एज हो जाती है, 30, 32, तब तक शादी नहीं हो रही है, मैच नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि आप प्रोफेशन में को शायद आपने चुन लिया ज़्यादा कि मेरी तो पूरी अच्छे से ग्रोथ ही हो जाए उसके बाद में मैं करूँ, फिर वो मुश्किलें भी आना शुरू हो जाती हैं मैच मिलने में। सही बात है। तो आपको प्रायोरिटीज सेट करना पहले ज़रूरी है, उसके बाद में आपको दोनों चीज़ें कैसे आपको सेट करके और उसमें आगे बढ़ना चाहिए, उसी के लिए हम लोग बैलेंसिंग सिखाते हैं, बैलेंसिंग करवाते हैं। एनर्जी सेट होंगी, बैलेंस्ड होंगी तो आप डिसीजन ले पाएंगे, उसके लिए कैपेबल होंगे। और हमारा सबसे मेन एक मेथड है मेडिटेशन। ध्यान पर ही हम ध्यान केंद्रित करके और ध्यान सबका केंद्रित करवा के और फिर हम वो चीज़ें करवाते हैं ताकि
ध्यान से वो कर पाए और कहीं नुकसान ना हो। ये तो वो नहीं लग रहा ध्यान से, ध्यान के द्वारा, ध्यान के लिए किया गया ध्यान ही ध्यान है। बिल्कुल, तो यही वास्तविक ध्यान ही यही है। और हम लोग अभी इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि वास्तव में मेडिटेशन आपकी लाइफ में क्या कर सकता है, क्योंकि जो मेडिटेशन है वो बहुत जनरल टर्म है, बहुत ही जनरल, बहुत ज़्यादा। मेडिटेशन मतलब मुझे तो इतना ही पता है कि 5 मिनट आंख बंद करके बैठना होता है। हाँ, और दुनिया में हर कोई दूसरा इंसान कहता है मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन वास्तविक अर्थ ही नहीं पता है किसी को तो मेडिटेशन। वास्तविक अर्थ को जानना और उसके अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उसको उपयोग में लेना, यूटिलाइजेशन नहीं पता। उसका जो रियल मीनिंग है उसका असेंस ले पाना, ये हम लोगों ने एक नया एक प्रोग्राम हमने बनाया है जिसको मेथड हम बोलते हैं, मेथडोलॉजी है, और इसको हम बोलते हैं मेडिटेशन हीलिंग थेरेपी। ओके। तो अभी तक मेडिटेशन जो करते आए हैं वो जनरल मेडिटेशन है, आपको म्यूजिक मेडिटेशन मिल जाएगा, आपको गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएगा, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनके यूज़ ना करें, ज़रूर करें, क्योंकि वो एक इंट्रोडक्टरी इनिशियल लेवल पे तो है ही। प्राइमरी लेवल पे बहुत ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ को जान पाएँ, जान पहचान हो पाए। पर वास्तव में पहली बार ऐसा हो रहा है कोई बोल रहा है कि नहीं आप उनको यूज कर सकते हो, बट आदित्य क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी बोल रहा है, उनकी बात को ऐसे फॉलो ना करें, बट नाइस टू बी ऑनेस्ट। बट आपको एक्सप्लोरेशन सोशल मीडिया पे तो हम भी बोलते हैं। हम कहाँ जाएंगे? सोशल मीडिया एकमात्र साधन है जहां से आप अपनी बात को फ्लोट करते हो। ये आपका विवेक बताता है कि आपको कौन सी चीज कनेक्ट कर रही है, कहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हमने भी हमसे पहले बहुत सारे लोगों को सुना है, देखा है, और हम इन्फ्लुएंस हुए हैं। हजारों देखे होंगे जिसमें से 1-2 हमने चुने जिन्हें हमने सब्सक्राइब भी किया, तो उनसे बहुत अच्छी नॉलेज मिली हमें। हमें पता चला कि ये वास्तव में इसने एक्सपीरियंस की है हर चीज़। तो सोशल मीडिया तो वो चुनाव आपको करना पड़ता है कि मुझे किस तरफ जाना है। तो मैं सिर्फ मेडिटेशन की बात यहाँ समझा रहा था कि मेडिटेशन हीलिंग थेरेपी जो है वो क्या कर सकती है, वहाँ पे आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाता है। यानी कि जब आप मेडिटेशन को एक पर्पस से जोड़ देते हैं तो वो थेरेपी बन जाती है। अभी तक मेडिटेशन से थेरेपी मार्केट में कोई नहीं कर रहा। अच्छा, राइट। तो मेडिटेशन थेरेपी जो है, मेडिटेशन हीलिंग थेरेपी जो टोटल उसका नाम है, उसका मतलब ये है कि आप कोई सा भी इशू ले लीजिए, आपकी बॉडी से रिलेटेड हो, माइंड से रिलेटेड हो, और आपकी सोल से रिलेटेड हो, इन तीनों से रिलेटेड, या फिर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, कुछ भी ले लीजिए आप, ये सब कुछ हील होता है, करेक्ट होता है, और मेडिटेशन को ही उपयोग में लेके होता है। तो ना आपको दवाई खानी है, ना आपको डाइट चार्ट प्लान को अपना फॉलो करना है, ना आपके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ना आपको इसके लिए कोई प्लेस चाहिए, ना आपको इसके लिए पर्टिकुलर कोई नहा के बैठना है, या आपको इसके लिए कोई पूजा करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। और एकमात्र चीज़ यही ऐसी है जिसके एक्सेस यूज से आपको कोई नुकसान नहीं है। इवन योगा को भी एक्सेस कर लोगे तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकते हैं, लेकिन ध्यान ऐसी चीज़ है कि ध्यान में सारे दिन बैठे रहो, कोई नुकसान नहीं है। तो सर अपन ने बहुत सारी बातें करने की कोशिश करी, रियल टाइम जो सच में जो सोसाइटी में होता है, समाज में होता है, घरों में होता है, यंग एज के लोगों के साथ में होता है। अपन ने वो सारी बातें करते करते फाइनली एक और सवाल है जो जब हमारी बात हुई थी कि हाँ सर की वेबसाइट भी देख लेते हैं एक बार, कि भाई वहाँ से भी अगर हमें कुछ अच्छे सवाल मिल सकें, हम सर से पूछेंगे, मैम से पूछेंगे। तो आपकी जो वेबसाइट थी तो उस पर एक सवाल तो क्या था, मतलब एक पॉइंट था जो हमने देखा कि उसमें ये आपने मेंशन किया हुआ है कि एक डे 2 आपके कोई एक रिट्रीट थी और उसका नाम था कि फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस। और फिर एक और पॉइंट था जो मुझे बहुत गजब का लगा, सात्विक लाइफस्टाइल। सात्विक भोजन तो मैंने सुना है, ठीक है, हो सकता है कि सात्विक लाइफस्टाइल भी बहुत कोई अच्छी चीज़ होती होगी, बट आई वुड नॉट हैव फॉलोड इट। तो इन दोनों पॉइंट को और आप अपनी वेबसाइट की ऑफरिंग को, क्योंकि वहाँ पे मतलब वो काइंड ऑफ है तो आपकी वेलनेस से रिलेटेड है ना, wellnesshealingworld.com। तो वेलनेस पे जाके मैंने देखा, बट वो लगती है थोड़ी ई-कॉमर्स टाइप की, कि हाँ एक इस दुनिया का मतलब अमेजोन टाइप कुछ है। तो थोड़ा सा अपनी वेबसाइट को भी समझाएं, और ये जो 2 बातें मैंने आपसे पूछी, सात्विक लाइफस्टाइल और फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस, इनके बारे में भी थोड़ा सा आप हमें समझाएं। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि वेबसाइट की बात आपने बोली, तो ये पूरा नाम है wellnesshealingworld.com। ओके। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ महसूस करी कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, तो जैसे मान लीजिए फिज़िकल है, मेंटल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, और इन सारे इश्यूज़ को ही हम अपनी लाइफ में फ़ील करते हैं। तो इन 4 कैटेगरीज़ में हमने वेलनेस को डिवाइड कर दिया। तो आपको फिज़िकल वेलनेस चाहिए तो आप वहाँ जाइए, वहाँ देख सकते हैं आप, हमारे पेज पे लिखा हुआ है, यू नीड फिज़िकल वेलनेस, यू नीड इमोशनल वेलनेस, यू नीड मेंटल वेलनेस, और यू नीड स्पिरिचुअल वेलनेस। कैटेगराइज करने से आप अपना इशू वहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मेरे को ये इशू है। थोड़ा सा वेबसाइट का डिज़ाइन हमने इस तरह से बनाया कि वो आपको एक एप्लीकेशन जैसा लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग कंफर्टेबल हैं एप्लीकेशन से।
तो एप्लीकेशन पे जैसे हमें ऐड टू कार्ट का एक इशू होता है कि हाँ बहुत अच्छा लगता है कि ऐड टू कार्ट, हम बहुत कंफर्टेबल हैं उसके लिए, ईजी टू यूज़ है। तो ये यूज़र फ्रेंडली है, वहाँ जाके अपना इशू आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें आप टिक कर सकते हो, चेक कर सकते हो, एंड देन फाइनली इट विल लैंड अप टू व्हाट्सएप मैसेजेस। तो जैसे ही आपने चीज़ें डाली उसके बाद आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर जाते हो। अच्छा, व्हाट्सएप पे कौन आपको रिप्लाई करने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप पे हमारी टीम रिप्लाई नहीं करती, व्हाट्सएप पे या तो मैं रिप्लाई करूँगा या देविका जी रिप्लाई करेंगी, तो एक पर्सनल टच वहाँ पे है। तो जो भी इशू आपने वहाँ देखा, वहाँ अपना एक रिलेशन देखा कि मुझे ये इशू है, सिलेक्ट किया और आपने सबमिट कर दिया, तो वो हमारे पास आता है और हम आपको देते हैं एक फ्री कंसल्टेशन। पहले हम जानेंगे कि आपको ये इशू कब से है, क्यों है, आप क्या महसूस करते हैं, आपकी हमारी एक पर्सनल टॉक होती है, और उसके बाद में ही हम आपको बताते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, वो रियल वेलनेस है। तो Okay. वेबसाइट एक बहुत इजी गोइंग, यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन लुक देने वाली है, इसलिए हमने उसको वैसा डिज़ाइन किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे कनेक्ट हो पाएँ। दूसरी बात आपने बोली कि सात्विक लाइफस्टाइल की बात आपने जैसे बोला, तो सात्विक फूड जैसे हम बोलते हैं, तो वेजिटेरियन जो भी फूड हमारे इंडियन सोसाइटी में चलता है, तो वो सारे फूड जो वेज हैं वो सारे के सारे सात्विक फूड ही कहलाते हैं। Okay. लेकिन हम बात करें सात्विक लाइफस्टाइल की, तो ये थोड़ा सा एक चेंज कर देता है। अब वो चेंज क्या है? वो चेंज है प्रेयर का। Okay. अगर हम माइंडफुल होकर के किसी चीज़ को कर रहे हैं और थैंकफुल होकर के कोई चीज़ को कर रहे हैं, तो वो आपकी लाइफस्टाइल में जुड़ जाता है। जैसे थैंक यू है, प्लीज़ एंड सॉरी है, ये वो वर्ड्स हैं, अगर आप इनको डेली यूज़ करेंगे, दीज आर द मैजिकल वर्ड्स। तो जैसे ही आप इनको यूज़ करते हैं हर चीज़ में, तो वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाता है। लाइफस्टाइल क्या है? आपकी हैबिट्स। Correct. अगर आप अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि मुझे करना क्या चाहिए और मैं कर क्या रहा हूँ, इसमें इतना सा ही फ़र्क है। अब करना क्या चाहिए, वहाँ आपको गाइडेंस मिल गई, यू से थैंक्स टू गॉड कि मुझे वो फूड मिल रहा है, वो फ्रूट मिल रहा है, वो वेजिटेबल जो मुझे कहाँ से मुझे मिल रही है, किसने उसे उगाया है, कहाँ से वो लाया है, कहाँ से मैं ले पाया, और फाइनली वो मेरे थाली में सामने है। तो ये जो एक माइंडफुलनेस है कि आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे फूड मिल रहा है, ये अपनी लाइफस्टाइल में आपने जोड़ लिया। तो वो जो ग्रेटफुलनेस आपने जोड़ी, तो फाइनली वो जो फूड आप ले रहे हो वो आपको वो देगा जो आपको चाहिए, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पोषण। Okay. एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें सिर्फ फूड के लिए ही नहीं, फूड के लिए तो बहुत विशेष रूप से, क्योंकि वो आपको जाकर के अंदर हेल्दी बना रहा है, बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन इसके अलावा पूरे दिन भर में जो भी चीज़ें आप यूज़ कर पा रहे हैं या जैसी लाइफस्टाइल आप जी पा रहे हैं, जो जो कुछ आपको मिला है, जैसे आपको एजुकेशन मिली, आपको ये लाइफ ही मिली, ये बॉडी मिली, फुल बॉडी मिली, ये आवाज़ मिली कि आप बोल पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो विवेक मिला कि आप सोच पा रहे हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो हर चीज़ के लिए, एवरी सिंगल थिंग के लिए जब आप थैंक यू बोलते हैं दिल से, मन से, पूरी फीलिंग से, तो वो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से एक फ्रेश और एनर्जेटिक और पॉजिटिव बनाता है। ओके। और मार्केट में ना मतलब एक आप मानते ही होंगे, ऑब्वियस बात है कि हर बार ऐसा लगता है कि यार इंसान जो है ना सिर्फ बेचने के लिए कोई काम कर रहा है। बिल्कुल। राइट। और हो सकता है कि जब अपन ने वेबसाइट पे इतनी फोकस से बात की तो कुछ हम जैसे जो बहुत बिजनेस ओरिएंटेड लोग होते हैं उनके दिमाग में आ जाता है कि अच्छा पॉडकास्ट में वेबसाइट प्रमोट कराइए। लेकिन मैं उसी बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लो मुझे ये चेक करना हो कि भाई मैं पहले पैसा नहीं देना चाहता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि सच में मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट भी है क्या। हो सकता है मुझे वहम हो गया यार मैं तो बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, रात को बढ़िया 2 ग्लास लेके सोता हूँ, तो मैं तो एकदम चिल आदमी हूँ, मुझे इन सब की क्या ज़रूरत है। तो क्या आपकी वेबसाइट पे या आपके चैनल पे या कहीं पे भी कुछ भी विजिट करके मैं इस ओवरऑल प्रोग्राम को समझ सकता हूँ और फिर मुझे लगे तो मैं वो पहले जो आपने कहा कि फ्री कंसल्टेशन है मैं वो फिर लूँ, उसके बाद ही मुझे कोई पैसे वैसे की बात आए, तो ऐसा कुछ है पॉसिबल? बिल्कुल है, पॉसिबल है। और हमारा फोकस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योगत्व से जुड़ें। क्यों जुड़ें? क्योंकि हर किसी की लाइफस्टाइल को जैसा वो फॉलो कर रहे हैं और जैसा वो फॉलो करना चाहते हैं उसके बीच में एक गैप है। करेक्ट। उस गैप में योगत्व खड़ा है और वो यही कहता है कि लर्न द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग लाइफ। और ये सबके लिए नहीं है, मैं फिर से कहूँगा आपको, ये सबके लिए नहीं है। किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए जो वाकई में ये महसूस करते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ कमी है और उनको इसके अंदर कुछ सोल्यूशन चाहिए। जो अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं मान रहा उसको तो कौन सोल्यूशन देगा। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ कमियां हैं जिसके बारे में मैं कुछ खोजना चाहता हूँ, आप उसी को कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, उसी को कुछ प्रोवाइड करा सकते हैं और उसी को अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करने के लिए कह सकते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? एक्सेप्ट इट।
आप एक्सेप्टेंस मोड में आइए कि हाँ, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। दूसरा, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, आई एम रेडी फॉर इट। तब तो आपके वेबसाइट पे आकर के अपनी बात को शेयर करने का नज़रिया बदल जाएगा कि मैं यहाँ कुछ लेने आया हूँ। और अगर आप लेने की इच्छा है, वास्तव में अपने जीवन में, लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो हम रेडी हैं, क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की है, हमने अपनी खुद की आदतों को चेंज किया है, हमने अपने खुद की ऊर्जाओं को चेंज किया है। और ऐसा ही इनके साथ भी हुआ, देविका मैम के साथ भी हुआ। इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, इन्होंने भी काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं और मैंने उसको महसूस किया। बहुत चेंज किया है अपनी लाइफ को, मतलब हुआ है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि मैं भी उन्हीं लोगों जैसी थी, जैसे अभी हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे एक शादी से पहले की लाइफ, शादी के बाद की लाइफ, कैसा आपसे सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं, फिर आप उन सब चीज़ों के साथ जूझते हो, कैसे उन चीज़ों के साथ मैनेज करते हो। तो इतनी ओवर थिंकिंग थी मुझे और इतना ज़्यादा मैं समझ नहीं पाती थी कि, और पर हाँ, ये मुझे चेतना थी इतनी कि भाई मैं अगर ऐसे ओवर थिंकिंग इतनी करती रह जाऊंगी तो एक दिन पागल ना हो जाऊं। वो होता है, कई लोगों को देखा है जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। तो भगवान की कृपा से मुझे ये चीज़ें मिली, मैं खुद भी इन चीज़ों में आई, इस लाइन में आई, समझ में आया एनर्जीज़, और कहीं ना कहीं विश्वास था पहले से, इस चीज़ को मैं मानती थी। तो ये चीज़ें आई, मैंने अपने आप को बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा बैलेंस है। तो इन सब के बारे में अगर अपन को रीड करना हो तो अपने पास अपने वेबसाइट पे या अपने चैनल्स पे क्या क्या किस तरह का कंटेंट अवेलेबल है कि लोग एटलीस्ट बिगिनर फ्रेंडली ही बन सकें? तो बिल्कुल काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने वहाँ पे फोकस करी हैं, और ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं कि मुझे एंजाइटी है, मैं कैसे इसको दूर कर सकता हूँ, इसका क्विक फिक्स क्या है, मुझे डिप्रेशन है, मैं काफ़ी टाइम से जूझ रहा हूँ, मुझे इसकी राइट गाइडेंस चाहिए, या फिर मेडिटेशन ऑनलाइन कैसे करें, या मेडिटेशन से रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं, और बेस्ट मेडिटेशन कोर्सेज ऑनलाइन। तो इस तरह की चीज़ें लोग ऑनलाइन खोजते रहते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि लाइफ में उन्हें गाइडेंस चाहिए मेडिटेशन के बारे में, इनको लगता है एनर्जी हीलिंग के बारे में उनको गाइडेंस चाहिए, या उनकी प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एक काउंसलर चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, पर्सनल 101 कंसल्टेशन चाहिए, जहां आपको कोई टीम रिप्लाई नहीं कर रही, आपको कोई चैट बोट रिप्लाई नहीं कर रहा, जिनके की प्री डिफाइंड आंसर्स होते हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं किसी लिंक पे ले जाके छोड़ देते हैं, एंड देन यू जस्ट लॉस्ट। आप आए थे किसी काम के लिए, आप खुद ही भूल गए कि मैं कौन से चैनल पे था, मैं कौन से लिंक पे था, मैं कौन सी वेबसाइट पे था। ये कन्फ्यूजन ख़त्म होना चाहिए। तो वहाँ आप एक चीज़ को फोकस करके आएँ, आपको वो मिले, आप सीधा हमसे वेबसाइट पे जाने के बाद व्हाट्सएप पे क्लिक करके सीधा हमसे चैट कर सकते हैं, हम आपको पर्सनल गाइडेंस देते हैं, और वहाँ पे ही आपकी शुरुआत होती है अपने आप के अंदर चेंज करने की। ओके, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं, और वो देने के लिए हम बैठे हैं। और क्यों बैठे हैं? क्योंकि वी आर स्पेशलाइज्ड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। हमने खुद पे करके देखा है, अनुभव आधारित है, और सेल्फ एक्सपीरियंस से ज़्यादा आपको कोई बड़ा टीचर नहीं मिलता। करेक्ट। तो हमने किया, तो आपके साथ भी ज़रूर हो सकता है, हम आपको सिखा पाएंगे और आपको गाइड कर पाएंगे। कई बार लोगों को पता नहीं होता कि उनके साथ में इशू है भी क्या, उन्हें सिर्फ अपनी लाइफ में सिम्टम्स दिखते हैं और वो उससे कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, और फिर वो ढूंढने निकलते हैं कि भाई मेरे साथ ये परेशानी है। तो जैसा आपका क्वेश्चन था उस हिसाब से मैं शायद रिलेट कर पा रही हूँ ये चीज़ कि हमने अपने सोशल मीडिया जो भी हमारे लिंक्स हैं, जैसे यूट्यूब हुआ और इंस्टा हुआ, तो उस पर हमने ऐसे ही वीडियोस डालने की कोशिश करी है कि हमने ज्ञान नहीं दिया है वहाँ पे, हमने Experience रियल लाइफ सिचुएशंस को दिखा के उसको फेस करके फिर हमने बताया है कि ये अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो आपके साथ में ये वाली प्रॉब्लम है और आप इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वी कैन हेल्प यू। ओके, तो हमने उस तरीके के वीडियोस उसमें डाले हैं। हमने कोशिश करी है कि एनर्जीज़ को समझा पाएँ, वेलनेस को अच्छे से समझा पाए, योगा वर्ड जो हम जनरली जानते हैं उससे कहीं वास्ट है, इसीलिए हमने वर्ड भी हमारे इसका योगत्व ही रखा है, तो उसे समझाने की कोशिश करिए ताकि लोगों को करेक्ट नॉलेज मिल पाए। करेक्ट। उससे जब वो कनेक्ट होंगे उसके बाद में वो आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात कि वेबसाइट पे हमने एक एप्लीकेशन के जैसा रखा है, हमने उसमें कार्ड्स रखे हैं, आप बाय कीजिए। तो बाय का मतलब ये नहीं कि आप वहीं आपको बाय ही करना पड़ गया, आपको सोचने का मौका पूरा दिया जा रहा है। वहाँ पे कहीं हम किसी तरीके का मनी एक्सचेंज कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस लेवल तक लेके जाने कि आप एक बार अपनी सिचुएशंस को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप व्हाट्सएप पे आप आते हैं, आपका वो सारा मैसेज बन के हमारे पास आता है, और फिर हम आपको मौका देते हैं कि आप हमसे चैट कीजिए, आप हमसे कॉल पे बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए। जब आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि भाई ये चीज़ें हमें लग रही है, ऐसा हम कर सकते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं।
इससे Okay. पहले कहीं आपको पे करने की ज़रूरत नहीं, तो यू आर फ्री, आप फ्रीली वेबसाइट को विजिट करिए, उसको आराम से देखिए और हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे नहीं है ओके और वेबसाइट पे कोई क्यूआर कोड भी नहीं है, तो हमारा वहाँ पे मोटिव सीधा देना है, देना। अब क्योंकि आप जब पूरी तरह से काम ही ये कर रहे हो, 24/7 काम ही ये कर रहे हो, तो आप ऑब्वियसली उससे अर्निंग भी चाहोगे, लेकिन हमारा मेन मोटिव है देना और मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ पहुंचाना, मैसेज पहुंचाना कि ये क्या चीज़ है, इससे आप कैसे बेनिफिट्स ले सकते हो, अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो। सही बात वो है। हमारा प्रॉब्लम तो सब शेयर कर रहे हैं कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है। कई बार मजाक में बोल देते हैं, लगता है कोई पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, हाँ, बिल्कुल। कहीं तो कोई कृपाई अटकी हुई है वगैरह वगैरह। मतलब बहुत तरह के मीम्स भी हैं और रियल डिस्कशंस भी अराउंड तो होते ही होते हैं। लेकिन दो तीन मैं ना मतलब रैपिड फायर टाइप कुछ क्वेश्चंस लूंगा कि आपको बस वन वर्ड या वन लाइन में जवाब देना है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो लेकर आपके पास सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, मतलब मोस्ट आस्क्ड प्रॉब्लम या मोस्ट डिस्कस्ड प्रॉब्लम? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन, ओके। ओवर थिंकिंग या फिर कंफ्यूजन, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपके हिसाब से कौन सी है? देखिए, ओवर थिंकिंग होगी जब भी कंफ्यूजन होगा। जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं Main कि मेरे problem पास ये भी overthinking. थॉट है, ये भी थॉट है, मल्टीपल थॉट्स हैं, तभी आप कंफ्यूज्ड हैं। ओके, ठीक है। कॉन्फिडेंट लाइफ या कंट्रोल्ड लाइफ, विच वन इज बेटर? कंट्रोल लाइफ। कंट्रोल्ड लाइफ इज क्यों? बेटर। क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तभी आप कंट्रोल कर पाओगे। ओके, विदाउट कॉन्फिडेंस आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। सबसे पहला कंट्रोल तो आपके ऊपर ही करना है। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो कंट्रोल करोगे किस पे? ओके, आप अपना डेली रूटीन कंट्रोल नहीं कर सकते तो किसी और पे कैसे कंट्रोल करने की सोच सकते हो? ठीक है। एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है बट फिर भी पूछ लेता हूँ, मनी या हैप्पीनेस? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, ऑब्वियसली, क्योंकि मनी कैन बाय थिंग्स बट इट कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। इट गिव्स यू द सोर्सेज, सिचुएशंस, पीपल, पर्सन, रिलेशनशिप्स, बट हैप्पीनेस आप खरीद नहीं सकते किसी शॉप पे, किसी मॉल पे, किसी एप्लीकेशन पे जाके कि मुझे हैप्पीनेस दे दो। वो पॉसिबल नहीं है। इट इज़ अ फीलिंग, इमोशन है। Correct. इट्स कॉल्ड एनर्जी इन मोशन। तो जो एनर्जी मोशन में चल रही है, यू जस्ट नीड टू कैच इट अप। आपको उसको पकड़ना है और संभलना है कि ये कहाँ जाती है, कैसे आती है, किधर से आती है, किधर निकल जाती है। आपको उससे जुड़ना है। और बिल्कुल। जब ही आप हैप्पीनेस के साथ जुड़ जाओगे तो एक कॉन्टिन्यूस थॉट होगा कि मैं खुश हूँ, बाहर दुनिया कैसी भी हो, मुझे अपने आप को खुश। एंड मतलब फिजिबल टू डू। राइट। नाइस। जैसे कि स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन मैंने कहा था कि लास्ट टाइम हमने कब अपनी ज़िंदगी में एकांत में, या मैं कहूँ कि सिर्फ मैंने अपने आप से बात की, जहाँ कोई फ़ोन नहीं था, कोई कैरियर के बारे में जो होता है ना एक डर होता है, फ्यूचर को लेकर एक डर होता है, उन सबको हटा के कब एकांत में हम लोग बैठे थे, कोई टेंशन नहीं ली थी, बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि अपने आप से बातें की थी। अगर आज आपका ये जो पॉडकास्ट देखने का समय है, उसने आपको ये सोचने पे मजबूर किया हो कि आपको सच में सोचना चाहिए, आप सबसे पहले पता करेंगे कि आपको सच में किसी तरह की कोई चैलेंजेस अपने लाइफ में हैं, चाहे वो फिजिकल हैं, इमोशनल हैं या किसी भी और तरह की हैं, तो आप प्लीज़ कुछ टाइम एकांत में स्पेंड कीजिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। भाग दौड़ हमेशा रहेगी। अगर आप जॉब करते हैं तो बॉसेस के ऑर्डर हमेशा आते रहेंगे, बिजनेस करते हैं तो क्लाइंट हमेशा परेशान करते रहेंगे, या फिर आप जो भी काम करते हो परेशानियां तो सब में रहेंगी, लेकिन बीच बीच में अपने लिए छोटे ब्रेक्स बनते हैं। और सर और मैम जैसे योगत्व जैसे इनिशिएटिव्स हमें वो हेल्प कर सकते हैं, हमें वो गाइडेंस दे सकते हैं, हमें वो मेंटरशिप दे सकते हैं कि क्या हम सच में जहाँ हैं वहाँ खुश हैं, अगर नहीं हैं तो क्या करके हम खुश रह सकते हैं। और लाइफ में सर ने खुद ने कहा, मैम ने भी कहा, बहुत ऑब्वियस है ये कहना कि पैसा और हैप्पीनेस में हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हो, और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ तब आएगी जब आप बहुत सारे लाइक और कमेंट करेंगे, तो वो सभी आप खूब सारे करिएगा। इस पॉडकास्ट का फीडबैक शेयर कीजिएगा, और इन्हीं सब उम्मीदों के साथ में मैं आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोग आए, समय दिया, और एक बहुत मतलब कहते हैं ना कि एक सूदिंग काम वाला एक पॉडकास्ट था आज का। वरना अधिकतर पॉडकास्ट हम ऐसे करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्या होगा, कैसे होगा। आज उधर मेडिटेशन खुद ही करने बैठ जाएं, एक आधी मेडिटेशन की टेक्निक मैं ही पूछ लूँ कि हाँ बताओ मेरे को भी प्रॉब्लम है, जो हम शायद पॉडकास्ट के बाद में बात करेंगे सर और मैम से। बट विद ऑल दैट सेड सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।